पुस्तक 35 अध्याय 11 ऑटोक्स ब्लड। जी निंग को ऐसा लगा जैसे वह एक चींटी हो जो विशाल तारों भरे रात के आकाश की ओर मुंह करके खड़ी हो। निंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि शक्ति का वह आभामंडल बाहर की ओर फैल रहा था। यह वाकई भयानक था। उस खून के गोले की आभा निंग को अब तक मिले किसी भी हेगेमॉन की आभा से कहीं ज्यादा थी। हालांकि हेगेमॉन की आभा अविश्वसनीय थी, फिर भी वे उस रक्त लाल सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते थे जो उसके सामने चमक रहा था। निंग की वर्तमान शक्ति के स्तर पर वह हेगेमन्स के सामने मुस्कुराने और मजाक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन जब उसका सामना लाल रक्त के इस तालाब से हुआ तो उसके रोम रोम में भय व्याप्त हो गया। यह क्या है? नाइनडस्ट तेजी से आया। वह निंग को उठाकर भागने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने खून जैसे लाल तरल पदार्थ का वह विशाल कुंड देखा जो लगभग 30,000 मीटर बड़ा था, तो वह एकदम से स्तब्ध रह गया। डार्क नॉर्थ, मेरे जवान दोस्त, उस ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ को ले जाना तुम्हारे लिए बेकार है। समुद्री ड्रैगन का सरदार हंसने लगा। उस पेड़ की इतनी अद्भुतता का कारण वह खून की बूंद ही थी। निंग और नाइनडस्ट एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वे जब चाहें इस दुनिया से जा सकते थे, इसलिए अभी उन्हें भागने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने ब्लड फ्रूट का पेड़ उखाड़ दिया। क्या तुम्हें परवाह नहीं? निंग ने पूछा। हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? समुद्री ड्रैगन का सरदार हंसा। बहुत पहले इस दुनिया में ब्लड फ्रूट का पेड़ भी नहीं था। तुम्हारे उसे उखाड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस दुनिया में शुरू में रक्तफल का पेड़ नहीं था तो ये कहाँ से आया? पास में खड़े नाइनडस्ट ने पूछा। और क्या आपने अभी कहा कि तरल पदार्थ का यह विशाल कुंड रक्त की एक बूंद है? हाँ, खून की एक बूंद। ये खून की एक बूंद है जिसे ऑटोक बोलिन ने अपार परिश्रम और सार डालने के बाद बनाया है, और यह असीम रहस्यों से भरी है, समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा। एक ऑटच का खून? निंग और नाइनडस्ट को ज्ञान हुआ। ये ऑटच बोलिन के खून की कोई बूंद नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे शुद्ध करने में ऑटच बोलिन ने बहुत मेहनत की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना भयानक था। बहुत पहले ऑटोक बोलिन ने ये रक्त की बूंद छोड़ी थी। हम ऑटोक के आदेश पर यहाँ आए हैं और हमें सभी साधकों को इस तक पहुँचने से रोकना है। डाउ लॉर्ड्स, सम्राटों, सभी को इस रक्त की बूंद तक पहुँचने से पहले कई परीक्षणों से गुजरना होगा, समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा। बाद में एओनियंस ने इस जगह की खोज की और यहाँ आए। उन्हें एहसास हुआ कि ऑटोक का खून बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने उस पर ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट ट्री, एक ऐसा पेड़ जो अत्यधिक शक्तिशाली प्राणशक्ति से भरपूर था, को ग्राफ्ट करने का एक तरीका निकाला। उस पेड़ ने स्वाभाविक रूप से ऑटोक के खून के चारों ओर अपनी जड़ें जमा लीं, और कई वर्षों के दौरान वह धीरे धीरे विकसित और रूपांतरित होने लगा। अंततः खून से कुछ सार निकालने में कामयाब रहा। ऑटोक का कुछ रक्त सोखने के बाद ये लगातार बड़ा होता गया और ज्यादा से ज्यादा फल देने लगा। अब इसका आकार आखिरकार 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है और यह एक बार में 36 फलों की फसल पैदा कर सकता है, समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा। हर एक फल साधारण ओमनीगेडन रक्तफल से कहीं ज्यादा खास है क्योंकि ये ऑटोक के रक्त से उगाए गए थे। इस पेड़ ने रक्त को अवशोषित करने में 30 लाख से ज्यादा अराजकता चक्र बिताए हैं और अब इसका रूपांतरण हो चुका है। ये हर कटाई के साथ हमेशा 36 फल देगा। हालांकि अब जब आपने इसे जड़ से उखाड़ दिया है तो अब इसकी पहुंच ऑटोक के रक्त तक नहीं है और इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न फल संभवतः साधारण ओमनीगेडन रक्तफलों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। इससे इस पेड़ का मूल्य पहले से बहुत कम हो जाता है। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। सच है, साधारण ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ हर कटाई में 3 फल देते थे, जबकि इस पेड़ में 36। इस हिसाब से यह 12 साधारण ब्लड फ्रूट के पेड़ों के बराबर था। हालांकि इस फल में चमत्कारी गुण केवल इसलिए थे क्योंकि इसने ऑटोक से रक्त सोख लिया था। यही वजह थी कि इस पेड़ का मूल्य एक साधारण पेड़ से 100 गुना ज्यादा बताया जा सकता था। बस 10 या इतने ही बार। निंग जानता था कि वह ज्यादा लालची नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी निराशा हुई। इतना खजाना किसी तानाशाह से मदद मांगने के लिए काफी नहीं था। समुद्री ड्रैगन के नेता ने अचानक कहा। ऑटोक ने कहा था कि अगर किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इस रक्त की बूंद को ले जा सके तो हमारी दोनों जातियां अपनी आजादी वापस पा लेंगी। डार्क नॉर्थ, मेरे युवा मित्र, तुम खुद कोशिश करो कि तुम ऑटोक का रक्त ले जा सकते हो या नहीं। हाँ, अगर तुम इसे छीन सको तो हम अपनी आजादी वापस पा लेंगे। जलता हुआ अश्वनायक भी उत्साहित हो गया और दुनिया के सैकड़ों जानवर भी। यहाँ का जीवन बेहद उबाऊ था। उनमें से कई यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन सबसे बूढ़े घोड़ों को तो स्वयं ऑटोक बोलिन ने यहाँ भेजा था। वे जानते थे कि बाहरी दुनिया कितनी जीवंत है, जबकि यह जगह बेहद नीरस और एकाकी थी। इसे ले जाओ। निंग और नाइनडस्ट उत्सुक थे। इसे ऑटोक ने बनाया था, जिन्होंने इसके निर्माण में अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। यह अतुलनीय रूप से अनमोल है, उस पेड़ से 100 गुना ज्यादा कीमती जिसे तुमने अभी अभी उखाड़ा है। बहुत संभव है कि दूसरे ऑटोक भी इस रक्त की बूंद को पाने और इससे ऑटोक बोलिन के कुछ राज जानने के लिए बेताब होंगे। समुद्री ड्रैगन का सरदार लगातार बताता रहा कि यह रक्त की बूंद कितनी कीमती है, जिससे निंग और भी उत्सुक हो गया। डार्क नॉर्थ, एक बार कोशिश करके देखो। नाइनडस्ट ने निंग की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम विशेष ऑटोक के रक्त की यह बूंद प्राप्त कर लो तो तुम निश्चित रूप से अपने दाव साथी को पुनर्जीवित कर पाओगे। मैं कोशिश करके देखूंगा। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत उस विशाल दरार में उड़ गया। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि खून का गोल तालाब घूमने लगा था और उससे बढ़ती हुई शक्ति की आभा निकल रही थी। निंग को अपने डर पर काबू पाना पड़ा। हालांकि वह खुद को भयभीत होने से नहीं रोक पाया,
लेकिन उसे किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब था कि यह रक्त की बूंद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऑटोक बोलिन ने इसे साधकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया था ताकि वे इससे लाभान्वित हों, न कि इससे मरें। फुस निंग ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, जिससे कुंड के पास एक दिव्य शक्ति का क्लोन प्रकट हुआ। क्लोन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उस विशाल रक्त के कुंड को छुआ। निंग सावधान रहना चाहता था, इस तरह वह अपनी जान से ज्यादा अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश खो देता। अरे, खून की बूंद बहुत ठंडी थी, लेकिन उससे निंग के क्लोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उठो, दिव्य शक्ति वाले क्लोन ने उस पर थोड़ी शक्ति लगाकर देख लिया। गड़गड़ाहट, खून की बूंद तुरंत हिलने और सहने लगी। इस विशाल ग्रह पर रेशमी रेखाएं दिखाई देने लगीं और सभी रेखाएं खून की बूंद पर मिल गईं। निंग का दिव्य क्लोन उसे हिलाने में बिल्कुल भी असमर्थ था। उठो, ये देखकर निंग ने अपना असली शरीर कुंड की ओर बढ़ाया। उसने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, फिर अपनी सभी 6 भुजाओं को आगे बढ़ाया और अपने हेगेमॉन कवच से अपने हाथों को ढक लिया और उनकी रक्षा की, क्योंकि वे खून के कुंड में डूब गए थे। निंग ने जोर से खींचा। धमाका, मानो कोई चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया भर में उस रक्त की बूंद से जुड़ी अनगिनत रेखाएं उसके खिलाफ लड़ पड़ीं। अगर निंग इस रक्त की बूंद को हिलाना चाहता था, तो उसे इस पूरे ग्रह की ताकत पर विजय पाना होगा। इसे उठाओ, इसे हटाओ। दोनों कुल के सरदार और सैकड़ों जानवर उत्सुकता से देख रहे थे। जिस दिन ये रक्त की बूंद ली जाएगी, उसी दिन इस जगह आने वाले साधकों की परीक्षा लेने का उनका दायित्व पूरा हो जाएगा। तभी वे जा पाएंगे। उठो, उठो, उठो। निंग ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस पूरे ग्रह की पूरी शक्ति को वह किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सका। यह एक ऐसी संपत्ति दुनिया थी जिसे एक तानाशाह ने बनाया था। यह अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी और ऐसी नहीं थी जिसे उसके जैसा कोई हिला सके। एओनियन साम्राज्य के अंदर यहाँ एक सुंदर प्राचीन महल था जो पूरे साम्राज्य के लिए केंद्रीय मंदिर के रूप में कार्य करता था। मंदिर के भीतर राजसिंहासन पर एक सुंदर युवक विराजमान था, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आभा विस्मयकारी और दूरगामी थी। वह एओनियन जाति का सच्चा सर्वोच्च नेता था, सम्राट एनचेन। वह अनादि काल से इस स्थान की रक्षा कर रहा था, क्योंकि यह मंदिर एओनियन जाति के 5 सबसे महत्वपूर्ण पैतृक स्थलों से जुड़ा था। 5 में से प्रत्येक अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण पहला पैतृक स्थल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं ऑटोक बोलिन ने पीछे छोड़ दिया था। गड़गड़ाहट, अचानक महल में भूचाल आ गया। सम्राट एनचेन 5 पैतृक भूमियों से उनके रक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे देखा और तुरंत पीले पड़ गए। पहला पैतृक भूमि, ये हिल रहा है। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे ऑटोक बोलिन ने बनाया था और एओनियन इसे अच्छी तरह जानते थे। इस पूरी दुनिया को हिलाने का एकमात्र कारण ये था कि कोई ऑटोक के रक्त के विरुद्ध कार्य करे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। सम्राट आइलहाइड, सम्राट डुग प्रथम पैतृक भूमि में आक्रमणकारी हो सकते हैं। तुरंत आइए। सम्राट एनचेन ने हड़बड़ाते हुए संदेश भेजा। कुछ ही सेकंड बाद स्वॉश स्वॉश 2 आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। एक था सुंदर लाल बालों वाला सम्राट आइलहाइड, दूसरा था लंबा दुबला पतला और पीले चेहरे वाला सम्राट डुग। दोनों ने जो कुछ सुना था उससे वे चौंक गए थे और तुरंत वहां पहुंच गए। ये तीनों अंतहीन प्रदेशों में एओनियन जाति के 3 सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। क्या पहले पैतृक भूमि पर आक्रमणकारी हैं? सम्राट आइलहाइड और सम्राट डुग दोनों चिंतित थे और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। हाँ, तुरंत अंदर जाओ, सम्राट एनचेन चिल्लाया। चलो चलें। तीनों सम्राटों के शरीर आग की लपटों से धधकने लगे। ये लपटें एओनियन रक्त के प्रज्वलन से उत्पन्न हुई थीं। पहले पैतृक भूमि तक पहुंचने का रास्ता खोलना बेहद मुश्किल था। पहले एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि अब जब अंदर कुछ अजीब चल रहा था, तो वे अब इसकी चिंता नहीं कर सकते थे। पुस्तक 35, अध्याय 12, विनाशकारी क्रोध। एओनियन जाति के 3 सबसे शक्तिशाली सम्राट धधकती लपटों से घिरे हुए थे, जो धीरे धीरे एक विशाल पंजे के आकार के हाथ का एक अजीब सा चित्र बनाने लगीं। यह वही तकनीक लग रही थी जो ऑटोक बोलिन उस पशुलोक में छोड़ गए थे। गड़गड़ाहट, प्रज्वलित एओनियन रक्त की लपटें तुरंत तीनों सम्राटों को अपनी चपेट में ले लेने लगीं। झपट्टा, वे सीधे स्टेट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए। चलो, जितनी जल्दी हो सके चलें। तीनों सम्राटों ने अपने आसपास के शून्य को घूरा, फिर मुड़कर आकाशीय नदी की ओर देखा। उन्हें पता था कि वे पहुंच चुके हैं, और सम्राट एनचेन ने चिंता से चिल्लाकर कहा, अगर हम देर से पहुंचे तो हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। चलो चलें। फुफ, सम्राट एनचेन ने एक आयामी तरंग उत्पन्न की और अन्य 2 सम्राटों को अपने साथ ले लिया और तुरंत गायब हो गए। ये दुनिया बेहद स्थिर थी। हेजेमोन भी स्पेस टाइम को जबरन भेद नहीं पाते थे, और न ही वे ऐसा कर पाते। हालांकि मात्र आयामी टेलीपोर्टेशन कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि यह एक बचाव कला थी जो आयामी तरंगों पर सवार होकर काफी कम दूरी तय करती थी। हम वहां हैं। तीसरे आयाम की लहर के बाद वे आकाश में सूक्ष्म नदी के भीतर उस विशाल अजीब ग्रह के ऊपर दिखाई दिए। नहीं, सम्राट आइलहाइड का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उनकी लाल आंखें रक्त लाल हो गईं। पेड़, हमारा ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट पेड़ गायब हो गया है। सम्राट एनचेन और सम्राट डुग भी घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर से ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं और आसपास के कोहरे को हटा रही थीं। वे तीनों देख पा रहे थे कि जहां ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ था, वहां अब बस एक विशाल गड्ढा बचा था, और उस गड्ढे के भीतर एक विशालकाय आकृति थी जो ऑटोक के खून को पकड़े हुए थी और उसे ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसने न केवल हमारा ओमनिगेडन रक्तफल वृक्ष छीन लिया,
बल्कि वह ऑटोक का रक्त भी छीनना चाहता है। सम्राट एनचेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। ये डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड हैं। सम्राट आइलहाइड ने तुरंत पहचान लिया कि जीनिंग ही ऑटोक का खून पकड़े हुए थी, जबकि गड्ढे के पास वाली आकृति नाइनडस्ट की थी। सम्राट आइलहाइड वेवशिफ्ट दायरे के साहसिक कार्य के बाद उन दोनों से मिले थे और उन्होंने निंग से कुछ फल भी खरीदे थे। हालांकि अब वे प्राणघातक दुश्मन बन चुके थे। ये दोनों डाउलॉर्ड्स से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ये हमारी एओनियन जाति की नींव चुराने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। सम्राट एनचेन और भी क्रोधित हो गए। मार डालो, उन दोनों को मार डालो। सम्राट डग भी गुर्राया। मार डालो। सम्राट आइलहाइड को भी दूसरों की तरह ही हत्यारा लगा। वे इन दोनों डाउलॉर्ड्स को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। वे एओनियन जाति के 3 सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। वे आमतौर पर डाउलॉर्ड्स को छोटे बच्चों की तरह देखते थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि डाउलॉर्ड्स को खाने से उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता था। हालांकि मिलोगो जैसे कमजोर सम्राट एओनियन जाति के अन्य डाउलॉर्ड्स की तरह दाओ गठबंधन के डाउलॉर्ड्स को खाना पसंद करते थे। यही कारण था कि दाओ गठबंधन और एओनियन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। निंग पूरी तरह से विशालकाय हो गया था और उसकी 6 भुजाएं ऑटोक के खून की बूंद को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थीं। हर कोशिश के साथ उसे इस पूरी दुनिया में अनगिनत जोड़ने वाली रेखाएं दिखाई देने लगीं। ये धागे, निंग ने उन्हें ध्यान से देखा। वह ये समझने की कोशिश करना चाहता था कि ऑटोक के खून की यह बूंद बाकी दुनिया से कैसे जुड़ी है और वह उन्हें कैसे अलग कर सकता है। अगर वह इस संबंध को तोड़ने का कोई तरीका खोज लेता तो उसके लिए ऑटोक के खून की उस बूंद को हटाना बहुत आसान हो जाता। निंग ने उन 80,000 से ज्यादा संरचनाओं को तोड़ने में 1 करोड़ साल से ज्यादा का समय बिताया था। वह अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने का आदी हो चुका था। एओनियंस, नाइनडस्ट ने निंग के ऊपर आसमान से चौंककर चीख मारी। ये सुनकर निंग चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि 3 आकृतियां आसमान से उसकी ओर दौड़ रही हैं और उनके चेहरों पर हत्या का भाव है। निंग ने तुरंत पहचान लिया कि उनमें से एक सम्राट आइलहाइड है, जिसने पहले उससे बातचीत की थी। हालांकि वह बाकी 2 से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसे उनके बारे में बहुत पहले पता चल गया था और वह उन्हें एओनियन जाति के अत्यंत शक्तिशाली सम्राटों के रूप में जानता था, जिनका नाम सम्राट एनचेन और सम्राट डुग था। सम्राट आइलहाइड, सम्राट एनचेन और सम्राट डुग, ये तीनों पवित्र नगरों के 8 आर्कन के समकक्ष थे, लेकिन निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के डाउलॉर्ड्स की तरह इस सामान्य स्तर के भीतर और इन 3 एओनियन सम्राटों के बीच भी शक्ति में अंतर थे। अलग अलग हथियार, अलग अलग गुप्त कलाएं, अलग अलग परम आक्रमण। संक्षेप में ऐसी कई चीजें थीं जो शक्ति में अंतर पैदा कर सकती थीं। अपने एओनियन वंश के कारण ये तीनों एओनियन सम्राट बेहद शक्तिशाली थे। युवा दिखने वाला काले वस्त्रधारी सम्राट एनचेन तीनों में सबसे शक्तिशाली था। एओनियन जाति का सबसे शक्तिशाली सदस्य माना जाता है कि उसकी तकनीकें बेहद भयावह थीं और उसके पास ब्रह्मांड के खजाने तक पहुंच थी। शक्ति में वह शायद किसी हेगेमॉन से ज्यादा कमजोर नहीं था। कुल के सरदारों, नाइनडस्ट ने चिंतित होकर कहा, आपने कहा था कि यहाँ आने वाले सभी साधकों को आपकी परीक्षाओं से गुजरना होगा। एओनियन जाति के तीनों सम्राटों को भी परीक्षाओं से गुजरना होगा, है ना? जरूर। समुद्री ड्रैगन नेता ने सिर हिलाया। सहमत। ज्वलंत अश्वनायक ने भी अपना विशाल सिर हिलाया। समुद्री ड्रैगन का नेता आकाश में उड़ गया। हवा में ही कुंडली मारकर उसने गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली। रुको, सम्राटों, यदि तुम नहीं रुके तो हमारी दोनों जातियां तुम पर एक ही समय में हमला करेंगी। जलता हुआ घोड़ा जमीन पर खड़ा था, उसका पूरा शरीर आग की लपटों से धधक रहा था और उसने एक भयानक दहाड़ लगाई। रुको। इस क्षेत्र में लगभग 200 जानवर थे और उन्होंने अदम्य गौरव के साथ एक स्वर में ये शब्द गर्जना किया। स्विश, स्विश, स्विश। तीनों सम्राट जो आसमान से नीचे की ओर गोते लगा रहे थे, चीखते हुए रुक गए। उनके चेहरों पर बदसूरत भाव थे। उसने हमारे ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ को उखाड़ दिया है और अब वह ऑटोक का खून ले जाना चाहता है। सम्राट एनचेन आसमान में दूर खड़े समुद्री ड्रैगन नेता को गुस्से से घूर रहे थे और गरज रहे थे, हम एओनियन इन दोनों चोरों को जरूर मार डालेंगे। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड, तुम दोनों वाकई बहुत साहसी हो। एओनियन जाति के पैतृक निवास से खजाने चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पैतृक भूमि। निंग नाइनडस्ट की ओर उड़ गया और दोनों ने तीनों सम्राटों को घूर कर देखा। जानवरों की 2 प्रजातियां उन पर पहरा दे रही थीं, इसलिए वे घबराए नहीं। हमारे दोनों कबीले इस जगह की रक्षा के लिए ऑटोक के आदेश पर यहाँ हैं। जो कोई भी ऑटोक के रक्त से लाभ उठाना चाहता है, उसे पहले हमारे परीक्षणों से गुजरना होगा। हमारे युवा मित्र डार्कनॉर्थ ने ऐसा किया है, जिसका अर्थ है कि हम ऑटोक के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर वह रक्त ले जाना भी चाहे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा। लेकिन तुम तीनों, अगर तुम भी परीक्षणों से गुजर जाते हो, तो अगर तुम इन दोनों को मारना चाहते हो तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे पास अपने युवा मित्रों की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सम्राट आइलहाइड गुस्से से बोला, बस परीक्षाएं पास करो, आसान है ना? एक एक करके आओ और हमारी दोनों जातियों को हरा दो, बस इतना ही करना है, समुद्री ड्रैगन नेता ने कहा। सम्राट एनचेन और अन्य लोगों के चेहरे पर कुरूपता थी। दोनों जातियों को लगातार हराना, हर एक ज्वलंत अश्व और समुद्री ड्रैगन आर्कॉन स्तर पर पहुंच गया था और कुल के नेता उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। केवल एक सच्चे हेगेमॉन के पास ही इतने सारे जीवों के हमले से बचने का मौका होगा। सम्राट एनचेन ने बहुत पहले ही कोशिश कर ली थी, लेकिन वह सफल होने के आसपास भी नहीं थे।
लेकिन हम एओनियन हैं, ये हमारा क्षेत्र है। सम्राट एनचेन ने गुस्से से कहा, नहीं, ये ऑटोक का क्षेत्र है। हम केवल ऑटोक के आदेश को जानते हैं और उसकी परवाह करते हैं। समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा, बीबी लेकिन वह ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट पेड़ हमारी एओनियन जाति का है। सम्राट एनचेन ने कहा, हा, तुम सब बहुत कमजोर थे और ऑटोक के खून का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसीलिए तुमने इतने साल पहले यहाँ वह ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ लगाया था। अनगिनत युगों से तुमने इस पेड़ से अनगिनत फल काटे हैं और उन फलों का मूल्य उस असली पेड़ के मूल्य से भी कहीं ज्यादा है। समुद्री ड्रैगन के सरदार ने आगे कहा, तुमने बहुत कमाया है। चूंकि हमारा युवा मित्र डार्कनॉर्थ हमारे परीक्षणों में सफल हो गया है, इसलिए ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ का क्या करना है यह उसे तय करना है, तुम्हें नहीं। लेकिन ये हमारा है, यह एओनियंस का है। सम्राट आइलहाइड भी चिंतित हो रहे थे। ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष का पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका था। भले ही उसे ऑटोक का रक्त न मिल पाता, फिर भी उसकी कीमत 12 साधारण वृक्षों के बराबर थी। ये सचमुच एक अद्भुत खजाना था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब यह ऑटोक के रक्त से सार को अवशोषित करने में सक्षम हुआ तो इससे उत्पन्न अनोखे फल सामान्य फलों से 10 गुना अधिक मूल्यवान थे, जिससे यह वृक्ष क्रिम्सन वेव मंदिर के मूल्य के करीब पहुंच गया। एओनियन इसे जीवन के समान ही महत्वपूर्ण मानते थे। एक बार जब वे इस वृक्ष को खो देते तो उन्हें लाखों अराजकता चक्रों का इंतजार करना पड़ता, इससे पहले कि वे रक्त पर लगाया गया कोई भी नया वृक्ष रूपांतरण के लिए पर्याप्त सार अवशोषित कर लेता। लेकिन लगभग 10 लाख अराजकता चक्रों में यिन यांग संसार चक्र अनंत प्रदेशों को नष्ट कर देंगे। उनके पास दूसरा पेड़ उगाने का कोई रास्ता नहीं था। यह अद्भुत पेड़ सचमुच अनोखा था। उन्होंने बहुत पहले ही फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक बार यिन यांग संसार चक्रों ने सब कुछ नष्ट कर दिया तो ये पूरी दुनिया भी शायद निगल ली जाएगी और नष्ट हो जाएगी। अब उनके पास और फल नहीं बचेंगे। आखिरी 10 लाख अराजकता चक्रों में वे ऑटोक के रक्त से जितना हो सके उतना सार अवशोषित करने की योजना बना रहे थे और वे पेड़ को चकनाचूर करके उस सार को भी सोखने की योजना बना रहे थे जो पेड़ ने ऑटोक के रक्त से ग्रहण किया था। पुस्तक 35 अध्याय 13 नश्वर शत्रु। ऑटोक के रक्त का सार एओनियन जाति के एओनियन वंशों के लिए बहुत लाभकारी होगा। सामान्य साधकों के लिए यह वृक्ष, जिसे जीनिंग ने अभी तोड़ा था, एक ऐसे वृक्ष से ज्यादा कुछ नहीं था जिस पर सामान्य से ज्यादा फल लगते थे। हालांकि एओनियनों के लिए इसमें मौजूद ऑटोक के रक्त का सार 10 करोड़ अराजकता चक्रों के फलों से भी ज्यादा मूल्यवान था। यह ऐसी चीज थी जिसे वे बिल्कुल भी नहीं खो सकते थे। ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। हमारे युवा मित्र डार्कनॉर्थ ने परीक्षण पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि हमें उसकी रक्षा करनी होगी। अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप भी परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं। समुद्री ड्रैगन के नेता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर लड़ना है तो शुरू करो, वरना जल्दी करो और उसे हरा दो। जलते हुए घोड़ों के सरदार ने भी दहाड़ते हुए कहा। सम्राट एनचेन और बाकी लोग क्रोधित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। निंग और नाइनडस्ट ने ये देखकर राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नाइनडस्ट ने हंसते हुए कहा। निंग ने कहा, एक बार हम चले जाएं तो वे हमें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अंतहीन क्षेत्र विशाल हैं, जबकि एओनियन दाव गठबंधन के प्राणघातक शत्रु हैं। ये तीनों सम्राट कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नाइनडस्ट बिल्कुल निश्चिंत था। निंग ने सिर हिलाया। एक बार वे यहाँ से चले गए तो वे जंगली हंसों की तरह आसमान में गायब हो जाएंगे। चूंकि उन दोनों के पास विटालिस कला तक पहुंच थी, वे आसानी से दूसरों की सच्ची आत्मा की आभा की नकल कर सकते थे। वे सचमुच जहाँ चाहे जा सकते थे। उन्हें इन तीनों सम्राटों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक अच्छा एक अत्यंत क्रोधित हंसी गूंजी जो आकाश में गूंज उठी। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने आश्चर्य से सिर उठाकर एओनियन जाति के 3 प्रमुख सम्राटों को घूरा। तीनों का नेता सम्राट एनचेन इतना क्रोधित था कि हंस रहा था। उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हे प्रभु, तुरंत बाहर आओ। फुफ, शक्ति की एक लहर प्रकट हुई जिससे आकाश का प्रकाश एक असाधारण आभा वाली सफेद बालों वाली स्त्री के रूप में एकत्रित हो गया। चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने पूछा, यह क्या है? संपत्ति की आत्मा। निंग और नाइनडस्ट दोनों चौंक गए। अचानक उन्हें याद आया कि जब वे ऑटोक के दाव के साथ पशुलोक में थे तो उस लोक में एक संपदा आत्मा थी। इस लोक का भी अपना एक संपदा आत्मा होना अनुचित नहीं था। संपत्ति की आत्मा, ये दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए बनाई गई थी। ये हमारी पैतृक भूमि है। लेकिन इन 2 बाहरी डाउनलॉर्ड्स ने न केवल हमारा ओमनीगेडन रक्तफल वृक्ष चुरा लिया है, बल्कि वे ऑटोक का रक्त भी चुराना चाहते हैं। हे संपत्ति आत्मा, कृपया हस्तक्षेप करें और इन दोनों घुसपैठिए डाउनलॉर्ड्स का वध करें। सम्राट एनचेन ने ऊंची आवाज में कहा। पूर्वज। निंग आश्चर्यचकित था। सम्राट एनचेन, क्या आपने अभी पूर्वज कहा? क्या ये जगह ऑटोक बोलिन ने नहीं बनाई थी? नाइनडस्ट ने आश्चर्य से जोर से पुकारा। दूर खड़े सम्राट एनचेन ने नीचे देखा। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। शक्तिशाली एओनियन जाति के सदस्य ऑटोक बोलिन के वंशज हैं। निंग और नाइनडस्ट दोनों ही दंग रह गए। ऑटोक बोलिन के वंशज? क्या एओनियन वाकई इतने अविश्वसनीय थे? एओनियन जाति का कोई भी सदस्य जो जागृत हो चुका है, उसे हमारे सर्वशक्तिमान पूर्वज ऑटोक बोलिन की रक्त रेखाएं प्राप्त होंगी। सम्राट एनचेन ने गर्व से कहा, एओनियन रक्त रेखा विशेष है, क्योंकि यह एक ऑटोक की रक्त रेखा है। यह वह दुनिया है जिसे ऑटोक बोलिन ने हमारे लिए बनाया है। ये हमारी पैतृक भूमि है।
ऑटोक का रक्त भी ऑटोक ने हमारे लिए छोड़ा था। निंग और नाइनडस्ट दोनों दंग रह गए। ये बात समझ में आती है। एओनियंस के पास एक अविश्वसनीय वंश था। माना जाता है कि शाश्वत सम्राट बनने के बाद वे अपने वंश का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी शक्ति को और भी बढ़ा सकते थे। ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर सम्राटों के लिए शक्ति में सुधार करना बेहद मुश्किल था। संपत्ति की आत्मा, तुम आगे बढ़ो और इन 2 घुसपैठियों को मार डालो। सम्राट एंचेन ने चिंतित होकर संपत्ति की आत्मा की ओर देखा। सफेद बालों वाली औरत ने ठंडी सांस ली। मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। हस्तक्षेप करने में असमर्थ? आप हस्तक्षेप करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? सम्राट एंचेन बेचैन होने लगे थे। वे जानते थे कि संपदा आत्मा कितनी शक्तिशाली है। इस संपदा जगत में संपदा आत्मा लगभग अजेय है। यहाँ तक कि हेगेमॉन भी शायद शक्ति में उससे कमजोर होंगे। मुझे आपको बताना होगा कि ये दुनिया दरअसल आप एओनियंस के लिए नहीं बनाई गई थी, सफेद बालों वाली महिला ने कहा। सिथे के विरुद्ध डॉन युद्ध के दौरान ऑटोक बोलिन को हमारी हार का डर था और इसलिए उन्होंने भविष्य में साधकों को फिर से सत्ता में लाने में मदद करने के लिए कई अतिरिक्त योजनाएं छोड़ दी। उन्होंने इसी उद्देश्य से यह संपदा दुनिया बनाई थी और उन 300 से ज्यादा हेगेमॉन्स ने भी अपनी विरासत स्वेच्छा से आगे बढ़ाई। ये सब उन अनगिनत साधकों के लिए था जो भविष्य में जन्म लेंगे। ये सिर्फ आप एओनियंस के लिए नहीं था। सम्राट एंचेन स्तब्ध रह गए। इसके बाद हम युद्ध जीत गए। ऑटोक बोलिन का जीवन एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन अंततः वह अकेला पड़ गया और इस तरह एओनियन वंश विकसित हुआ, जिससे आपकी एओनियन जाति का निर्माण हुआ। ऑटोक ने इस स्थान पर मूल एओनियन रक्त की एक बूंद छोड़ी, इस आशा में कि एओनियन जाति के कई वंशज इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उसे अवशोषित कर सकें। काश फ्लेमड्रैगन क्षेत्र में ये शाखा बहुत कमजोर है। अनगिनत वर्षों के बाद भी आप में से कोई भी इस रक्त को अवशोषित नहीं कर पाया है। संपत्ति आत्मा हंसी। सम्राट एंचेन, सम्राट आइलहाइड और सम्राट डुग सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या आप कह रहे हैं कि यह ऑटोक का खून नहीं है? दूर स्थित समुद्री ड्रैगन नेता ने हैरान होकर पूछा। ये ऑटोक का रक्त है, लेकिन अनगिनत अनोखी प्रक्रियाओं के बाद इसका निर्माण हुआ है। ये रक्त उस मूल रक्त का हिस्सा था जिससे एओनियन वंश और नस्ल का जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने इसे मूल एओनियन रक्त कहा, सफेद बालों वाली महिला ने कहा। अगर कोई एओनियन हेगेमनी तक पहुंच पाता तो वह कमोबेश एओनियन रक्त की इस बूंद को सोख लेता। ऐसा करने के बाद वह अंततः और सही मायने में खुद को ऑटोक बोलिन का सच्चा बच्चा कहने के योग्य हो जाता और वह सत्ता में सामान्य हेगेमन्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता। दुर्भाग्य से यहाँ ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। सफेद बालों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर अभी भी स्तब्ध निंग और नाइनडस्ट की ओर देखा। तुम दोनों के बारे में क्या? तुम ऑटोक के पदक का इस्तेमाल करके मेरी संपत्ति दुनिया में आए, सफेद बालों वाली महिला ने कहा। ये स्वाभाविक रूप से ऑटोक के आदेश पर यहाँ होने के रूप में गिना जाता है। मैं तुम दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। हालांकि ऑटोक का रक्त पूरी एओनियन जाति का स्रोत था। तुम जैसे साधारण साधक इसे अवशोषित नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और डाउल और डार्कनॉर्थ, इसे हिलाने की कोशिश में तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस संपत्ति दुनिया पर मेरा नियंत्रण है और मैं किसी को भी इसे छीनने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर कोई इसे छीनना चाहता है तो एकमात्र स्वीकार्य तरीका अवशोषण है, लेकिन केवल एओनियन ही इसे कर सकते हैं, वो भी हेगेमॉन स्तर के एओनियन। सफेद बालों वाली महिला ने सम्राट एंचेन की तरफ देखा। आपको दुनिया का हर फायदा दिया गया था, लेकिन आपने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। उच्च कोटि के एओनियनों की संतानें तो ऐसी बेकार हो गईं। कितनी अफसोस की बात है। ये कहते हुए वह गायब होने लगी। रुको, ये लोक विश्व जल्द ही नष्ट होने वाला है, सम्राट एंचेन ने घबराहट में कहा। जब ऐसा होगा तो इस संपदा विश्व के लिए अपने आप अस्तित्व में रहना संभव नहीं होगा। आराम करो। ऑटोक बोलिन द्वारा कड़ी मेहनत से बनाया गया एक संपदा विश्व इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा, सफेद बालों वाली महिला ने कहा। हालांकि जब यिन यांग संसार चक्र इस क्षेत्र को नष्ट कर देंगे तो ये संपदा विश्व इससे गायब हो जाएगा। नियति के बंधन जो हमें एक साथ जोड़ते हैं वे टूट चुके होंगे और मैं एक अलग शाखा की तलाश में जाऊंगी। ऑटोक बोलिन ने विशाल अराजकता ब्रह्मांड में कई शाखाएं छोड़ी थीं और उनमें से कई शाखाओं को ऑटोक का रक्त सोखने का कोई मौका नहीं दिया गया था। मैंने तुम्हें 30 मिलियन से ज्यादा अराजकता चक्र दिए, लेकिन तुम इस अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोष दो। सम्राट एंचेन और अन्य लोग बेचैन होने लगे। हेगेमॉन बनना कहना आसान है, करना मुश्किल। इस लोक ब्रह्मांड में एओनियन जाति के इतिहास में कई सर्वोच्च डाउलॉर्ड हुए थे, लेकिन उनके दावमज में सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य थीं। अब तक उनमें से एक भी दावमज में सफल नहीं हुआ था और न ही हेगेमॉन बन पाया था। आर्कोन स्तर पर मौजूदा सम्राटों के लिए हेगेमॉन स्तर तक पहुंचना और भी मुश्किल था। एओनियन बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक हेगेमॉन के बारे में सुना था जिसे गोलियों का प्रतिरूप कहा जाता था, जिसने शुरुआत एक साधारण शाश्वत सम्राट के रूप में की थी, लेकिन फिर हेगेमॉन स्तर तक पूरी तरह प्रशिक्षित होकर पहुंच गया था। जिस पशुलोक में हम पहले गए थे वह भी उड़ गया। ऐसा लगता है कि यह संपदा लोक भी स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम है, नाइनडस्ट ने मन ही मन कहा। ऑटोक का खून वाकई भयानक है। हालांकि जाहिर है केवल एओनियन हेगेमॉन ही इसे सोख सकते हैं। ऐसा करने पर वे कितने शक्तिशाली हो जाएंगे तो एक ऑटोक यही कर सकता है। निंग ने विशाल गड्ढे के अंदर खून के घूमते गोले को घूरा। उसकी आभा किसी भी हेगेमॉन की आभा से कम नहीं थी। इसे सोखने के बाद कोई कितना शक्तिशाली हो सकता है?
अफसोस, ऑटोक बोलिन ने इसे सिर्फ यूनियंस के लिए ही छोड़ दिया था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? नाइनडस्ट ने मन ही मन पूछा। हम क्या कर सकते हैं? चूंकि हम ऑटोक का खून नहीं कमा सकते, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, निंग ने मन ही मन कहा। ठीक इसी समय ऊपर आसमान से सम्राट एंचेन की आवाज गूंजी। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, नाइनडस्ट सेक्ट लॉर्ड, आपको बस इतना करना है कि ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष को पीछे छोड़ दें और उन 300 से ज्यादा हेगेमोनिक विरासतों में से किसी को भी बाहरी लोगों को न बताने की आजीवन शपथ लें। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, तो हम तीनों भी आप पर कभी हमला न करने या किसी भी तरह से आपका पीछा न करने की शपथ लेने को तैयार हैं। हेगेमोनिक विरासतें, हाँ, मैं प्राचीनों का सदस्य हूँ। इन सभी विरासतों की खातिर प्राचीन मेरी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम यूनियन से डरता हूँ? नाइनडस्ट हंसा। निंग ने भी अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अगर वह अंततः अपने दांवमज में असफल हो गया, तो ये हेगेमोनिक विरासतें ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं जो वह भविष्य में तीनों लोगों के लिए छोड़ सकता था। डार्कनॉर्थ, क्या तुम हमारा प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दोगे? सम्राट एंचेन गुर्राया। ये 300 से ज्यादा आधिपत्यवादी विरासतें सभी साधकों के लिए छोड़ी गई थीं, सिर्फ आप यूनियनों के लिए नहीं। आप किस अधिकार से हमसे शपथ मांग रहे हैं? निंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। खुद आधिपत्यवादियों ने भी निंग से जीवन रक्त की शपथ लेने की मांग नहीं की थी। यूनियनों को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें यह अधिकार है? उनकी ऐसी की तैसी, वे मौत को दावत दे रहे हैं। पास के सम्राट डुग और सम्राट आइलहाइड भी क्रोधित हो गए। सम्राट एंचेन ने क्रोधित होकर कहा, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। ओमनीगेडन रक्तफल वृक्ष सौंप दो और जीवनदान की शपथ लो, वरना हम यूनियन तुम दोनों को ढूंढने और मार डालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। फुश, निंग हवा में गायब हो गया। निंडस्ट ने ऑटोक का पदक उठाया और उसमें छिपी शक्ति को सक्रिय कर दिया। शक्ति की एक लहर ने उसे घेर लिया और एक पल बाद वह बिना किसी निशान के इस संपदा लोक को छोड़कर गायब हो गया। पुस्तक 35, अध्याय 14, एकांत साधना। सम्राट एंचेन, सम्राट डुग और सम्राट आइलहाइड सभी स्तब्ध थे। उन्होंने अभी अभी डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट को तब तक पीछा करने की सख्त धमकी दी थी जब तक वे मर नहीं जाते, लेकिन वे बिना कुछ कहे ही चले गए। इस रवैये से पता चलता था कि उन्हें सचमुच यूनियन से जरा भी डर नहीं था। संपत्ति आत्मा, वे ऐसे कैसे चले गए? क्या तुमने उन्हें बाहर जाने दिया? सम्राट एंचेन ने दूर खड़ी सफेद बालों वाली महिला को गुस्से से घूरा। जब यूनियन इस संपत्ति लोक को छोड़ना चाहते थे, तो संपत्ति आत्मा को उन्हें स्पेस टाइम के जरिए टेलीपोर्ट करके बाहर निकालना पड़ता था। सफेद बालों वाली महिला ने शांति से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वे ऑटोक के पदक के जरिए आए थे। वे उसी तरीके से गए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा अगर मैं उन्हें भेज भी देती, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें यूनियन साम्राज्य के दायरे में किसी दूसरी दुनिया में भेज पाती। लेकिन उन्होंने ऑटोक के पदक का इस्तेमाल करके बहुत दूर भाग गए। ऑटोक का पदक। सम्राट एंचेन और अन्य लोग क्रोधित और असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस पदक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस संपदा आत्मा के शब्दों पर कोई सवाल ही नहीं था। वे खुद को आह भरने से नहीं रोक पाए। ओह ऑटोक, चूंकि आपने ये दुनिया बनाई है, तो आपको इसे हम पर, अपने बच्चों पर ही छोड़ देना चाहिए था। आपको बाहरी लोगों के इस्तेमाल के लिए पदक क्यों छोड़ना पड़ा? हालांकि सच तो ये है कि ऑटोक बोलिन ने सबसे पहले पदकों का निर्माण किया था और उसके बाद ही एओनियन जाति का निर्माण किया था। सम्राट एंचेन ने कहा, कृपया हमें बाहर भेज दीजिए। बहुत अच्छा। सफेद बालों वाली महिला ने सिर हिलाया। आपके पास अभी भी 10 लाख से ज्यादा अराजकता चक्र बाकी हैं। आपकी शाखा में अभी भी ऑटोक का खून सोखने का मौका है। जब ये लोक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तब मेरे जाने का समय हो जाएगा। हम समझते हैं, सम्राट एंचेन ने कहा, हालांकि मन ही मन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। फुफकार। सफेद बालों वाली महिला ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक आयामी लहर फैल गई और तीनों सम्राटों को ढक लिया। वे स्पेस टाइम के जरिए इस संपत्ति दुनिया के बाहर वाले ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गए। तीनों सम्राट प्राचीन मंदिर में पुनः प्रकट हुए। सम्राट एंचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे शक्ति की एक अदृश्य लहर फैल गई जो एओनियन साम्राज्य के हर हिस्से में पूरी तरह से विलीन हो गई। एओनियन साम्राज्य ने अभी अभी मुझे सूचित किया है, सम्राट एंचेन ने आंखें खोलते हुए कहा, कि पहले पैतृक भूमि के रास्ते कोई भी जीवित प्राणी उनके यहाँ प्रवेश नहीं कर पाया है। ऐसा लगता है कि संपत्ति आत्मा सही थी। डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट अपने ऑटोक के पदक की बदौलत पहले ही किसी बहुत दूर स्थान पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। लानत है, मैंने इस पदक के बारे में कभी नहीं सुना। वे इसका इस्तेमाल करके हमारे पहले पैतृक क्षेत्र में प्रवेश और निकास कर सकते हैं। बाकी 2 सम्राट भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यिन यांग संसार चक्र जल्द ही फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट करने वाले हैं। अगले 10 लाख अराजकता चक्रों में ऑटोक के रक्त को सफलतापूर्वक अवशोषित करने की हमारी संभावनाएं बहुत कम है। सम्राट एंचेन ने कहा, हमने वर्षों में कई फल एकत्र किए हैं, लेकिन हमने उनमें से कई का उपयोग उन सभी डाउलॉर्ड्स के पालन पोषण में किया है। हमें ऑटोक के रक्त सार की विशाल मात्रा प्राप्त करनी ही होगी, जिसे ओमनीगेडन रक्त फल वृक्ष में आसुत किया गया था। सहमत। बाकी दोनों सम्राटों ने भी सिर हिलाया। ऑटोक का रक्त एओनियन वंश का स्रोत था और ओमनीगेडन रक्तफल वृक्ष ने 30 लाख से ज्यादा अराजकता चक्रों तक उस रक्त के सार को ग्रहण किया था। इससे वृक्ष में एक मौलिक परिवर्तन आया। जब वे इसके सार को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे, तो यह उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। एओनियनों के लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता था।
डूग, सम्राट एनचेन ने आदेश दिया। डाउलॉर्ड, डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी सेना को तुरंत जुटाओ। जैसे ही हमें उनका कोई सुराग मिले, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ो और उस पेड़ को वापस ले लो। सहमत, सम्राट डग ने गंभीरता से कहा। मैं इस मामले की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करूंगा। आइलहाइड, सम्राट एनचेन ने निर्देश दिया। तुमने विभिन्न जातियों के सम्राटों के बीच काफी दोस्त बना लिए हैं। डार्कनॉर्थ का पता लगाने में हमारी मदद करने के लिए उन्हें मनाने का कोई तरीका निकालो। बहुत अच्छा, सम्राट आइलहाइड ने सिर हिलाया। हालांकि एओनियन और दाओ गठबंधन प्राणघातक शत्रु थे, फिर भी एओनियन 6 शक्तियों में सबसे कमजोर थे। ब्राइटशो साम्राज्य, एबरेंस और प्राचीन साधकों में से प्रत्येक का एक हेगेमॉन था, जबकि डार्क किंगडम में दूसरे लोगों से आए कई साधक शामिल थे, जो सभी एक साथ इकट्ठा हुए थे, जिससे वे अन्य 5 संगठनों द्वारा बहिष्कृत होने के बावजूद जीवित रह पाए। यह इस बात का प्रमाण था कि डार्क किंगडम की नींव कितनी गहरी थी। वाइनसेज, डाउलॉर्ड स्काईशटर, डाउलॉर्ड आउलब्लैक, ये सभी डार्क किंगडम के थे। उनके पास जितने भी कुलीन डाउलॉर्ड थे, उनकी ताकत का एक और सबूत था। दाओ गठबंधन के बारे में क्या? ये तो जाहिर सी बात है, अनंत प्रदेशों का 99% हिस्सा उनके नियंत्रण में था और उनके पास अनगिनत दाउलॉर्ड और कई सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सम्राट थे और उनसे भी ज्यादा एकांत में थे। दाओ गठबंधन को दूसरी शक्तियों की जरा भी परवाह नहीं थी। एओनियन अलग थे, शीर्ष स्तर पर उनके पास कोई आधिपत्य साधक नहीं थे। कुल संख्या के हिसाब से उनके पास बहुत कम लोग थे। ये सब एओनियन साम्राज्य की बदौलत था कि उनका सफाया नहीं हुआ। लेकिन निश्चित रूप से अगर उनके बीच कोई असाधारण व्यक्ति उभरता जो दाऊमज में सफल होकर एक आधिपत्य बन जाता, तो वह व्यक्ति ऑटोक का रक्त सोख सकता था और पूरी एओनियन जाति को अपने पक्ष में कर फ्लेम ड्रैगन लोक में सर्वोच्च शक्ति बन सकता था। दुर्भाग्य से एओनियन कभी भी एक आधिपत्य उत्पन्न नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप एओनियन 6 प्रमुख शक्तियों में सबसे कमजोर थे और उनके और दाओ गठबंधन के बीच दुश्मनी गहरी और अटूट थी। परिणामस्वरूप उच्च स्तरीय एओनियन दाओ गठबंधन के उच्च स्तरीय सदस्यों से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करते थे, उन्हें खजाने वगैरह का व्यापार करते थे। यही एक कारण था कि दाओ गठबंधन ने एओनियन जाति के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं की थी। वास्तव में दाओ गठबंधन के उच्च स्तरीय सदस्यों का एक निश्चित विश्वास था। वे एओनियंस के अस्तित्व को उनके शासन के तहत अनगिनत दाउलॉर्ड्स को शांत करने में मदद करने के अच्छे तरीके के रूप में देखते थे। सम्राट आइलहाइड अन्य जातियों और संगठनों के सम्राटों के साथ मित्रता बनाने के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु थे। 300 से ज्यादा हेगेमॉन्स की विरासतें और ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष का सार, दोनों चीजें हमारी एओनियन जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सम्राट एनचेन की आंखों में तेज चमक आ गई। आज से डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट एओनियन जाति के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा, सम्राट डग ने कहा। हम उन्हें भागने नहीं देंगे। जल्द या बाद में वे हमारे हाथों में पड़ जाएंगे। सम्राट आइलहेडे ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फुफ, नाइनडस्ट अचानक एक खाली जगह में प्रकट हुआ, जो एओनियन साम्राज्य से बहुत दूर था। फिर उसने हाथ हिलाया, जिससे निंग उसके बगल में प्रकट हो गया। ट्रैक, नाइनडस्ट के हाथ में पदक टूटने लगा। शक्ति खत्म हो गई है। नाइनडस्ट ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अफसोस की बात है, अगर हम इसका इस्तेमाल एओनियन साम्राज्य में दोबारा प्रवेश करने के लिए नहीं भी कर पाते, तो भी यह एक बेहतरीन बचाव का जरिया होता। लेकिन अब ये चला गया है। हाँ, ये सचमुच भागने के लिए एक अविश्वसनीय खजाना है। हेजमोन्स का एक समूह भी इसे रोक नहीं पाएगा, निंग ने कहा। और यह वास्तव में किसी को स्पेस टाइम के माध्यम से काफी लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। अगर निंग को स्पेस टाइम पार करने के लिए अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता, तो उसे इतनी लंबी दूरी तय करने में शायद आधा साल लग जाता। डार्कनॉर्थ, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? नाइनडस्ट ने पूछा। हमने वाकई अपने लिए काफी कुछ जीता है, निंग ने हंसते हुए कहा। ये 300 से ज्यादा हेगेमोनिक विरासतें खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। एओनियन हमारी तलाश में जी जान से जुट जाएंगे, चाहे वो उन विरासतों के लिए हो या उस ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष के लिए। आखिरकार वे अभी भी अंतहीन प्रदेशों के 6 शीर्ष संगठनों में से एक हैं और वे बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। उनके पास शायद हमें ढूंढने के लिए कई तरीके होंगे। सहमत, नाइनडस्ट ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, हमें सावधान रहना होगा। हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ हैं। निंग ने सहमति जताई। हम कहाँ हैं, ये सिर्फ हम दोनों ही जान सकते हैं। हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। जहाँ तक उन विरासतों की बात है, हमारे पास जमीन जायदाद की दुनिया में इतना समय नहीं था कि हम उन पर ठीक से ध्यान कर सकें। हमें एकांत में जाकर प्रशिक्षण लेने के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढनी चाहिए। बहुत अच्छा, नाइनडस्ट हंसा। मुझे भी लगता है कि हमें ट्रेनिंग के लिए और समय चाहिए। दोनों जल्दी से वहाँ से चले गए। 10 साल से ज्यादा की यात्रा के बाद वे दाओ गठबंधन के क्षेत्र में पहुंच गए और वहां उन्होंने जाने के लिए एक ग्रह चुना। चलो उस ग्रह को चुनते हैं। स्वूश स्वूश, निंग और नाइनडस्ट उस ग्रह की सतह पर उतरे। बादलों, आओ। नाइनडस्ट उस ग्रह के शीर्ष पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया। तुरंत ही ग्रह पर बादलों की एक मोटी परत छाने लगी और बादलों के भीतर रूनिक मुहरों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। इसने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया, जिससे एक स्वतंत्र स्थानीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। निंग और नाइनडस्ट अपनी आभा को बाहर फैलने से बचाना चाहते थे,
शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधक और डाउनलॉर्ड अक्सर ऐसा ही कुछ करते थे जब वे किसी विशेष ग्रह पर अपनी संपत्ति स्थापित करते थे। फॉगस्टोन उन ग्रहों में से एक है जहां निंग ने तब दौरा किया था जब वह पहली बार बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह एक अच्छा उदाहरण था। बारिश बरसो। नाइनडस्ट ने एक और जोरदार आवाज लगाई। तुरंत भारी मात्रा में बारिश नीचे की ओर गिरने लगी। जल्द ही पहले सूखे ग्रह पर झीलें और यहाँ तक कि महासागर भी बनने लगे। निंग और नाइनडस्ट की क्षमताओं के चलते उन्हें इस ग्रह को पूरी तरह से बदलने में सिर्फ 3 दिन लगे। अब इस पर वायुमंडल, बादल, झीलें, महासागर, अनगिनत प्रकार की वनस्पतियां और यहाँ तक कि कुछ साधारण कीड़े मकोड़े भी आकार लेने लगे थे। जाओ, नाइनडस्ट ने हाथ हिलाया, जिससे उसके क्षेत्र में मौजूद कुछ जीव जंतु तुरंत इस नई दुनिया में आ गए। इनमें हजारों साधारण इंसान और कई तरह के जानवर, मछलियां और पक्षी शामिल थे। अब ये ग्रह वास्तव में उनके निवास के लिए उपयुक्त था। हमने ऑटोक की संपत्ति दुनिया में पर्याप्त समय नहीं बिताया। हमने वास्तव में उन कई आधिपत्यवादी तकनीकों का विस्तार से विश्लेषण नहीं किया। नाइनडस्ट ने उत्सुकता से कहा, ऐसा करने के बाद हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शायद दाऊमज में मेरी संभावनाएं और भी बेहतर हो जाएं। इन आधिपत्यवादी विरासतों पर ध्यान लगाने के बाद शायद मैं भी कुछ सफलताएं प्राप्त कर सकूं। निंग अंतिम चरण पर अटका हुआ था और अंतिम चरण तक पहुंचने में असमर्थ था। एक बार ऐसा करने के बाद वह चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाता, जिसके बाद वह सचमुच अनंत प्रदेशों में बिना किसी दंड के विचरण कर पाता। संभवतः केवल 3 शक्तिशाली आधिपत्यवादी ही उससे अधिक शक्तिशाली होते, लेकिन वह अंतिम चरण पार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अब एओनियन उनका पीछा कर रहे थे। परिणामस्वरूप उन्होंने 300 से ज्यादा हिगेमोनिक विरासतों का गहन अध्ययन करने का निश्चय किया और एकांत साधना में लीन हो गए। पुस्तक 35 अध्याय 15 आधुनिक 3 क्षेत्र। जी निंग के एकांत ध्यान में लीन होने के कुछ ही समय बाद उन्हें सूचना मिली कि उनके गुरु कुलपिता सुभूति पवनदेव के साथ त्रिलोक लौट आए हैं। दोनों संसार डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। 3 क्षेत्र। सरपेंटविंग झील, ब्राइट हार्ट द्वीप। काले वस्त्र पहने निंग, सुभूति और विंडफाइंड एक दूसरे के करीब बैठे थे, शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। भाई विंडफाइंड और मैंने बाहरी दुनिया में भटकते हुए करोड़ों साल बिताए हैं। हमें अपने अनुभवों से बहुत लाभ हुआ है और अब हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि हम संसार के दाता बने। सुभूति ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम बैडलैंड्स क्षेत्र में और आसपास के कई क्षेत्रों में भी घूम चुके हैं। मैं शेखी नहीं बघारना चाहता, लेकिन हमारे लिए कोई भी विश्व स्तरीय साधक ढूंढना बहुत मुश्किल है जो हमारे बराबर का हो। विंडफाइंड भी काफी आत्मसंतुष्ट लग रहा था। ओह, निंग हैरान था। विंडफाइंड, मास्टर, क्या आप दोनों मुझे एक प्रदर्शन दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप किस स्तर तक पहुंच गए हैं? बहुत अच्छा। पवन दानव मुस्कुराया और उनके आसपास के क्षेत्र में कई और पवन दानव प्रकट होने लगे। दर्जनों पवन दानव प्रकट हुए, सभी अलग अलग भाव भंगिमाओं और मुद्राओं के साथ। ये देखकर निंग ने धीरे से सिर हिलाया। पवन के दाव में इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको जरूर किसी सर्वोच्च दाव में महारत हासिल करनी होगी। अब गुरु की क्षमताओं को देखो। सुभूति ने अपना मदिरा का प्याला नीचे रख दिया। तुरंत ही आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम तरंगित होने लगा। अंतरिक्ष स्वयं भी इस तरह रूपांतरित हो रहा था मानो ये क्षेत्र शेष ब्रह्मांड से अलग हो गया हो और समय की गति भी बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों एक छोटे से जहाज पर सवार हों और बाहरी दुनिया स्पेस टाइम की एक नदी हो। मास्टर की स्पेस टाइम के दाव पर महारत को देखते हुए उन्होंने शायद एक सर्वोच्च दाव में भी महारत हासिल कर ली होगी। निंग कुछ स्तब्ध रह गया। ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने अतीत में केवल सामान्य तकनीकें ही 3 लोगों के लिए छोड़ी थीं। ये सभी तकनीकें उन्होंने वास्तवन महल से प्राप्त की थीं और उनमें कुछ भी विशेष प्रभावशाली नहीं था। उदाहरण के लिए कोई आधिपत्य विरासत नहीं थी। ऐसा कैसे हुआ कि उनके गुरु और विंडफाइंड दोनों ने एक सर्वोच्च दाव में महारत हासिल कर ली थी? ये याद रखना जरूरी है कि निंग को ओमेगा स्वॉर्ड दाव केवल वास्तवन महल, आकियस क्षेत्र और कई अन्य स्थानों में मिले अनुभवों के कारण ही प्राप्त हुआ था। अगर ये सब बातें न होती तो शायद वह सुभूति और विंडफाइंड से बस थोड़ा ही बेहतर होता। मास्टर और विंडफाइंड वाकई अद्भुत प्रतिभाशाली हैं। निंग ने मन ही मन विस्मय में आह भरी। सच तो ये है कि तीनों लोगों के सभी अमर और दुष्ट देवता अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली थे। मूल रूप से उनके पास कोई विरासत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी अद्भुत तकनीकें विकसित कर ली थीं। 3 पवित्रताएं, तथागत, मानव जाति के 3 अधिपति, हो गई, सुभूति। इन सभी ने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जिनसे वे उच्च स्तर के लोगों से लड़ सकते थे, जिसका अर्थ था कि वे दाव की अंतर्दृष्टि के मामले में समान स्तर के लोगों से कहीं आगे थे। यहाँ तक कि थोड़े कमजोर लोग जैसे सन वुकोंग, दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन या मैत्रेय भी बाहरी दुनिया के लोगों की तुलना में ज्ञान के उच्च स्तर पर थे। विंडफाइंड, गुरु, अभी आगे बढ़ने की जल्दी मत करो, निंग ने गंभीरता से कहा। मैंने अभी 3 लोगों के अभिलेखागार में कुछ बेहतरीन तकनीकें छोड़ी हैं। पहले जाकर उन्हें देख लो। सचमुच शीर्ष स्तर की तकनीकें। सुभूति और विंडफाइंड दोनों चौंक गए। आपने हमें पहले जो तकनीकें बताई थीं, वे पहले से ही काफी अच्छी थीं। क्या अब और भी बेहतर हैं? दोनों ने निंग की ओर देखा। दोनों अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे और जैसे ही वे विश्व स्तर पर पहुंचे, वे तुरंत शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उनके बहुत कम साथी उन्हें हरा पाए। हालांकि उनके अनुभव निंग जितने अविश्वसनीय नहीं थे और न ही उनके इतने सारे सौभाग्यपूर्ण संयोग थे। शुक्र है कि निंग ने तीनों लोगों को कई तकनीकें प्रदान की थीं, अन्यथा उनकी प्रतिभा व्यर्थ चली जाती। निंग ने हंसते हुए कहा, जब तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा।
उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया। ठीक है, पहले हम जाकर देखेंगे। दोनों ही निंग के गुप्त रवैये से बहुत प्रभावित हुए और वे दोनों देखने के लिए 3 रियल्स अभिलेखागार की ओर दौड़ पड़े। निंग ने 3 लोगों के अभिलेखागार में जो नई चीजें जोड़ी थीं, उनमें निंग द्वारा अर्जित हेगेमोनिक विरासतों के विश्व स्तरीय हिस्से भी शामिल थे। निंग ने अपने गुरु सुभूति और विनफियंट को जाते देखा। उसका शरीर टिमटिमा रहा था। फुफकार, वह त्रिलोक के बाहर शून्य में पहुंच गया, जहां वह अकेला खड़ा था। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि त्रिलोक एक असाधारण जगह है। निंग ने त्रिलोक में फैले हुए अनेक ग्रहों को देखा, जिनमें 3000 बड़ी दुनियाएं और खरबों छोटी दुनियाएं शामिल थीं। जब मैं बाहरी दुनिया में रोमांचकारी यात्राएं कर रहा था तो मुझे समझ आने लगा कि ये तीनों लोक कितने अनोखे हैं, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि ये कितने अद्भुत हैं। हालांकि कुछ 100 करोड़ सालों बाद ये तीनों लोक पूरी तरह बदल गए हैं। निंग ने हैरानी से आह भरी। तीनों लोकों में धीरे धीरे बदलाव आया था, इसलिए निंग को पहले तो कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि करोड़ों वर्षों के बाद यह अंतर काफी स्पष्ट हो गया था। कई साल पहले ताओवादी 3 पवित्रताएं, मानव जाति के 3 अधिपति, भगवान तथागत बुद्ध, होवई और दानव हृदय जैसे प्राचीन युगों के सबसे तेजस्वी व्यक्तित्व युद्ध में मारे गए थे। उनके समकक्ष बचे हुए लोग, सुभूति और पवन दानव, अब संसार दाता बनने के करीब थे, और वह भी असाधारण। सुन वुकोंग, बुद्ध मैत्रेय या यांग जी जैसे अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्या। करोड़ों वर्षों की साधना के बाद वे सभी विश्व स्तर तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि ब्राइट मून भी निखर गई थी। हालांकि वह उतनी प्रतिभाशाली नहीं थी, फिर भी अपने प्रयासों से वह दिव्य अमर बनने में सफल रही थी। निंग के मार्गदर्शन में वह वास्तव में ज्येष्ठ देव स्तर तक पहुंच गई थी। और तो और 3 लोकों के अमर और दुष्ट देवताओं की दिव्य अमर बनने की सफलता दर आसमान छू रही थी। हालांकि कुछ असफल होकर भीले अमर बन जाते, कई पुनर्जन्म लेते और अंततः दिव्य अमर बनने में सफल होते। केवल कुछ ही प्रतिशत इतने बदकिस्मत होते कि दिव्य क्लेश में वास्तव में नष्ट हो जाते। परिवर्तन सर्वव्यापी था। दिव्य अमर, सच्चे अमर, पैतृक अमर, अराजकता अमर, तीनों लोगों को इतनी सारी विरासतें मिलने के बाद हर स्तर पर सफलता की दर आसमान छू गई। 3 लोकों में हर कोई बाहरी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। निंग ने आह भरी। यही बात निर्बाध अराजकता जगत के लिए भी सच थी। निर्बाध अराजकता जगत के अमर और दुष्ट देवता पंगु अराजकता जगत के बराबर थे। निंग की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्हें इतना खास क्या बनाता है? अब तक निंग निश्चित रूप से अनंत प्रदेशों की प्रमुख शक्तियों में से एक था। वह शक्ति के आर्कॉन स्तर तक पहुंच चुका था और इस प्रकार उसकी दृष्टि कई लोगों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थी। वह जानता था कि कुछ अराजकतापूर्ण दुनियाएं भी हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर हेगेमॉन्स ने मेहनत की थी, या सिथे जैसी दुनियाएं जो बहुत विशिष्ट थीं और जिन्होंने ऐसे जीवों को जन्म दिया जो बाकी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। तीनों लोगों को इतना विशेष क्या बनाता है? शायद इसका एज्योर फ्लावर एस्टेट से कुछ लेना देना है, निंग ने सोचा। फिर उसने सिर हिलाया और हंसा। केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही कोई आत्मविश्वास से काम ले सकता है। जब वह अंतिम चरण पूरा कर लेता और चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाता, तभी वह शिखर पर पहुंच पाता। जब ऐसा होता तो पूरे फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र में उससे ज्यादा शक्तिशाली केवल 3 हेगेमॉन ही होते। विनफियंट तीनों लोकों के सभी राक्षसों का स्वामी था, सीमलेस गेट का सर्वोच्च नेता। वह तीनों लोकों में सबसे तेज व्यक्ति था। सुभूति अंतरिक्ष काल के ताओ के गुरु थे। तीनों लोकों में उनकी इस पर महारत सर्वोच्च थी। ये दोनों अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हेगेमोनिक विरासतों के विश्व स्तरीय भागों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तुरंत कई सर्वोच्च दावों को एक साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। 120 मिलियन वर्षों के प्रशिक्षण के बाद, जो उसके लौकिक त्वरण खजाने के भीतर 10 बिलियन त्वरित वर्षों में अनुवादित हुआ, विनफाइंड अंततः 3 सुप्रीम डाउस को एक साथ विलय करने में कामयाब रहा और वह एक ही बार में संसार डाउलॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़ा। सुभूति थोड़ा धीमा था। उसे 30 करोड़ वर्षों से भी ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लेना पड़ा और साथ ही एक अस्थायी त्वरण कोश का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अंततः वह कई सर्वोच्च दाव को एक साथ मिलाने में भी सफल रहा और संसार डाउलॉर्ड बन गया। लेकिन जाहिर है, सिर्फ वे दोनों ही इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। त्रिलोक के बाकी अमर और दुष्ट देवता थोड़े कमजोर थे। विनफियंड, गुरु, ये विरासतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं स्वयं इन विरासतों की निगरानी करूंगा और जो कोई भी इनका अध्ययन करना चाहेगा उसे आजीवन शपथ लेनी होगी। अगर मैं मर गया तो मैं इन्हें आपको और विनफियंट को निगरानी के लिए सौंप दूंगा, निंग ने गंभीरता से कहा। ये सैकड़ों हेगेमोनिक विरासतों की प्रतियां थीं और उनके प्राइमल ट्विन ने इन्हें याद करने में बहुत लंबा समय बिताया था। ये विरासतें, सुभूति और विनफाइंड अपने सामने मौजूद विरासतों के विशाल भंडार को देखकर दंग रह गए। ये विरासतें निंग के लिए सीमित उपयोगी थीं, जिसने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन ये अन्य सभी साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी थीं। यह निंग द्वारा ब्राइट शो साम्राज्य या आकियस क्षेत्र में अर्जित की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक मूल्यवान थी। इन विरासतों के अस्तित्व का जरा भी खुलासा नहीं किया जा सकता। सुभूति ने निंग की ओर देखा। उसका हृदय अपने शिष्य के लिए तड़प रहा था। शिष्य, साहसिक कार्य करते समय खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ो। तुम तीनों लोगों के लिए पहले ही काफी कुछ कर चुके हो। डार्कनॉर्थ, साहसिक कार्य करते समय सावधान रहना। सुभूति और मैं अभी भी बहुत कमजोर हैं। त्रिलोकों को तुम्हारी रक्षा की जरूरत है, विनफियंड ने कहा। विरासतों को देखने के बाद उसे समझ आया कि वह कितना कमजोर था। वह अभी भी प्रथम चरण का एक डाउनलॉर्ड ही था। अनंत प्रदेशों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी।
निंग के सभी प्रियजन त्रिलोक में थे। उसके पिताजी यिचुआन, उसकी माँ यूची स्नो, उसकी बेटी जी ब्राइट मून, सुभूति, अंकल वाइट, लिटिल किंग, अमर डायनाकाई, म्यू नॉर्टसन, सुन वुकोंग और भी बहुत कुछ यहीं थे। हालांकि निंग अक्सर स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने और अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की आशा में साहसिक यात्राएं करता रहता था, लेकिन उसे अपने अन्य प्रियजनों की भी बहुत परवाह थी। जब वह उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित कर पाता, तभी वह अपनी चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर पाता और साहसिक यात्राओं पर निकल पाता। उज्ज्वल चांद, काले वस्त्र पहने निंग सरपेंटविंग झील की सतह पर खड़ा था। पिताजी, सफेद वस्त्र पहने ब्राइट मून भी झील की सतह पर खड़ी थी। उसका जीवन सचमुच सुकून और आराम से भरा था। तलवार के ताव के अद्वितीय गुरुजी निंग के साथ, जो उसके शिक्षक और मार्गदर्शक थे, सब कुछ कितना सरल था। दरअसल निंग कभी कभी उसके लिए बैडलैंड्स क्षेत्र की खोजबीन करने का भी इंतजाम करता था। निंग की वर्तमान शक्ति को देखते हुए बैडलैंड्स क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्हें बस एक कदम ही काफी था। निंग ने कहा, मुझे देखने दो कि तुम्हारी तलवारबाजी की कला में सुधार हुआ है या नहीं। हाँ पिताजी, ब्राइट मून मुस्कुराई। उसके बाद उसकी तलवार की रोशनी जगमगा उठी। उसके चारों ओर कुल 3600 अमर तलवारें हवा में लटकी हुई थीं। यह एक भयानक रूप से शक्तिशाली तलवार निर्माण तकनीक थी जो निंग ने उसे दी थी। किसी कारण से ब्राइट मून में फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में प्रशिक्षण लेने की कोई प्रतिभा नहीं थी और इसलिए वह एक की रिफाइनर बनने पर केंद्रित थी। वाह, तलवार की रोशनी ने पूरी दुनिया को ढक लिया। निंग अपनी बेटी के खिलाफ लड़ने लगा। वह करोड़ों सालों से अपनी बेटी और अपने माता पिता के साथ था। उसने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन यूवेई भी उनके साथ होगी और जब वह अपनी बेटी को तलवारबाजी सिखाएगा तो उसे देखेगी। अगर वह दिन कभी आया तो वह सचमुच बिना किसी पछतावे के मर सकेगा। पुस्तक 35, अध्याय 16, एक विपत्ति आती है। काले वस्त्रधारी आदिम युग जी निंग ने अपना सारा समय त्रिलोक में अपने परिवार के सदस्यों के साथ और आराम की जिंदगी का आनंद लेते हुए बिताया। हालांकि निंग का असली शरीर निडरता से आगे बढ़ता और विकसित होता रहा, जरा भी ढीला नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो वह शक्ति के इतने भयानक स्तर तक नहीं पहुंच पाता। एक युवक और एक युवती एक बड़े जहाज के अगले भाग पर खड़े थे जो विशाल समुद्र की लहरों के बीच से गुजर रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गए हैं। हमारे कबीले के टूर्नामेंट में आपको जरूर शीर्ष 3 में स्थान मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि आप पहला स्थान भी प्राप्त कर लें। हरे वस्त्रधारी महिला ने उत्साह से कहा, मैं तो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गया, लेकिन बाकियों ने शायद अपनी अपनी उपलब्धियां हासिल कर ली होंगी। कुल प्रतियोगिता में 3000 शिष्य भाग लेंगे। पहला स्थान हासिल करना आसान काम नहीं होगा, काले वस्त्र पहने उस युवक ने कहा। उसके शब्द विनम्र थे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। इस बार उसने सचमुच बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। उसे पता नहीं था कि वह बूढ़ा मछुआरा कौन था, लेकिन वह आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उस सहज उंगली के इशारे में अथाह गहराई समाई थी। काले वस्त्र पहने युवक ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, जहां एक साधारण सी दिखने वाली छोटी सी चट्टान एक हार से लटकी हुई थी। ये चट्टान उसे बूढ़े मछुआरे ने दी थी और इसमें अत्यंत गहन दंडकला समाहित थी। कबीले की प्रतिस्पर्धा, मेरी वर्तमान शक्ति के स्तर पर कबीलों की प्रतिस्पर्धा कुछ भी नहीं है। मेरी समझ का स्तर इतना बढ़ गया है कि मैं आसानी से कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंच सकता हूँ। काले वस्त्र पहने युवक की आंखें चमक उठीं। दूर दुनिया के ऊपर धुंध में छिपे एक उड़ते हुए जहाज में जी निंग और नाइनडस्ट उस जहाज पर बैठे थे। एक बूढ़ा मछुआरा, सच में नाइनडस्ट, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम्हें लाल आंखों वाले सफेद बालों वाले बूढ़े में बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, निंग ने हंसते हुए कहा। और तुमने उस नश्वर को कुछ मार्गदर्शन देने के लिए अपनी हद पार कर दी। क्या वह बहुत प्रतिभाशाली है? मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? एक इंसान के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वो कुछ खास नहीं है। नाइनडस्ट ने आह भरी। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैंने खुद को बहुत पहले से देखा हो, इसलिए मैंने उसे गाइड करने का फैसला किया। निंग चौंक गया। निंडस्ट एक बहुत ही घमंडी और एकाकी व्यक्ति था जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेईमान था। हालांकि वह उन लोगों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था जिन्हें वह अपना दोस्त मानता था। वह नश्वर युवक भी उसी तरह एकाकी व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी उस छोटी प्रशिक्षु बहन के लिए सब कुछ त्यागने को भी उतना ही तैयार था। निंग ने कहा, वह एक भाग्यशाली बच्चा है। नाइनडस्ट ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, जब हमने यहाँ अपनी संपत्ति स्थापित करने का फैसला किया तो आपने और मैंने इस दुनिया को फिर से बनाया और अनगिनत जीवों को अस्तित्व में लाया। इसलिए उनका मार्गदर्शन और शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। आप, मार्गदर्शन और शिक्षा? निंग ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया के जीव पहले ही प्राचीन बर्बर काल से गुजर चुके थे, आदिम साधना तकनीकों की खोज कर चुके थे, एक चमकदार स्वर्ण युग का अनुभव कर चुके थे, एक महाप्रलय से गुजर चुके थे और अंततः वर्तमान काफी स्थिर युग में प्रवेश कर चुके थे। निंग ने सचमुच इस दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए पूरी लगन से काम किया। लेकिन नाइनडस्ट, वह निंग से कहीं ज्यादा कठोर हृदय वाला व्यक्ति था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि यहाँ के जीव जीवित रहें या मर जाएं। नाइनडस्ट कभी कभार कुछ लोगों को सिखाता था, लेकिन ये सिर्फ अचानक बढ़ी हुई रुचि के कारण होता था। उदाहरण के लिए, अभी अभी उसने एक मछुआरे का रूप धारण किया और बच्चे को छड़ी कला का एक सेट दिया, फिर उसे एक पत्थर फेंका।
बस उसने बच्चे को कोई वास्तविक साधना तकनीक भी नहीं सिखाई। निंग और नाइनडस्ट के चेहरे अचानक तनावग्रस्त हो गए। चलो चलें, निंग चिल्लाया। फुफकार, उड़ता हुआ जहाज गायब हो गया और निंग और नाइनडस्ट तुरंत इस ग्रह से विदा होकर इसके पार शून्य में पहुंच गए। क्या हो रहा है? सिथे के खंडहरों में मिले साम्राज्य के टुकड़े क्यों गूंज रहे हैं? निंग ने भौहें चढ़ाईं। मेरा भी गूंज रहा है। मेरे दायरे का टुकड़ा अभी कांप रहा है, मानो किसी खास दिशा में उड़ना चाहता हो। नाइनडस्ट ने उस दिशा की ओर इशारा किया जो अराजक शून्य की ओर ले जाती थी। दोनों के पास टूटे हुए साम्राज्य का एक एक हिस्सा था। दोनों हिस्से अभी कांप रहे थे, किसी खास दिशा में उड़ जाना चाहते थे। कुछ तो गड़बड़ है, निंग ने कहा। जब हमने सिथे के खंडहरों में से रियलमशिप का मलबा इकट्ठा किया तो हम सभी को एक एक टुकड़ा मिला जो काफी हद तक अक्षत था। ऐसी प्रतिध्वनि पहले कभी नहीं हुई। अब जब अचानक प्रतिध्वनि हुई है तो इसका सिथे से ही कुछ लेना देना होगा। क्या हम जाकर देखें? नाइनडस्ट ने पूछा। हाँ चलो देखते हैं। निंग ने सिर हिलाया। दोनों अपनी शक्ति के कारण साहसी थे। ये चीज जो उनके राज्य के टुकड़ों से गूंज रही थी वह सचमुच एक बड़ी दौलत हो सकती थी। राज्य तो ऐसे खजाने थे जिन पर हेगेमोन भी फिदा हो जाते थे। निंग ने नाइनडस्ट को स्पेस टाइम को चीरते हुए आगे बढ़ाया। रुको, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे स्पेस टाइम के उस टुकड़े से बाहर निकले, निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे और अनुनाद के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है। वे भी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, वे हमारी दिशा में आ रहे हैं। नाइनडस्ट का चेहरा भी गंभीर हो गया। प्रतिध्वनि के तेज होते जाने का मतलब था कि दूरी साफ तौर पर कम हो रही थी। सफेद भौहों और गहरी हरी आंखों वाला एक दुबला पतला आदमी उस अस्त व्यस्त शून्य में खड़ा था। उसने लंबे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके बाल सफेद थे। उसकी तैलीय हरी आंखों से एक ऐसी कपटी शीतलता निकल रही थी जो दूसरे साधकों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। वह दाओ गठबंधन के सबसे विस्मयकारी सदस्यों में से एक था। पवित्र नगरों के 8 आर्कन में से एक। आर्कन सिल्क स्नो। ये सुनने में किसी महिला की ताओवादी उपाधि जैसा लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में एक पुरुष था। आर्कन सिल्क स्नो एक बेहद दुष्ट व्यक्ति था। सेटलॉर्ड टाइमड्रीम की तुलना उससे करना एक मासूम बच्चे की तुलना एक ऐसे राक्षस से करने जैसा था जिसने 1 खरब से ज्यादा लोगों की सामूहिक हत्या की हो। किंवदंतियों के अनुसार आर्कन सिल्क स्नो का जन्म एक महाप्रलय के दौरान हुआ था जहां अनगिनत जीव जंतु मारे गए थे। जैसे ही आकाश से रक्त की वर्षा हुई, एक शिशु अपनी मृत मां के फटे हुए पेट से रेंगता हुआ बाहर आया। वह बालक स्वभाव से ही क्रूर और रक्तपिपासु था और साधना में वह अकल्पनीय रूप से प्रतिभाशाली था। उसकी साधना का मार्ग वध और रक्त के अंतहीन सागर से भरा था। उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं। उसने एक ही बार में पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अपने दावमज में सफल हुआ और पवित्र नगरों के 8 आर्कॉन्स में से एक बन गया। वह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली और अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति था और अनंत प्रदेशों के अनगिनत रक्तपिपासु हिंसक साधक उसके शासन के अधीन थे। वास्तव में कई अत्यंत हिंसक सम्राटों ने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। दाओ गठबंधन में पवित्र नगरों के 8 आर्कॉन्स में उसका स्थान तीसरा था। वह दाओ गठबंधन के वास्तव में भयानक व्यक्तियों में से एक था। अरे, आर्कन सिल्क्सनो ने अपनी तैलीय हरी आंखों से एक दिशा में देखा। यह उधर से आ रहा है। मेरा राज्य उस दिशा में किसी चीज से जोरदार प्रतिध्वनित हो रहा है। आर्कन सिल्क्सनो की आंखों में उत्साह झलक उठा। गुरु, यह एक राज्य का दूसरा हिस्सा है। यह एक और हिस्सा है। उसके जर्जर राज्य की पोत आत्मा अत्यंत उत्साहित थी। बहुत बढ़िया। आर्कन सिल्क्सनो की सफेद भौहें फड़क उठीं। मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। सभी अनंत प्रदेशों में आर्कन सिल्क्सनो को केवल 3 शक्तिशाली हेगेमॉन्स से ही डर लगता था। उसे किसी भी अन्य विशेषज्ञ से जरा भी डर नहीं था। ये याद रखना चाहिए कि उसने एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए कत्लेआम किया था। वह दूसरों से कैसे डर सकता था? स्वॉश! बर्फ सफेद कृपाण जैसी रोशनी की एक लकीर स्पेस टाइम को चीरती हुई गुजरी। आर्कॉन सिल्क्सनो सुरंग में कदम रखते हुए स्पेस टाइम से गुजरते हुए अनुनाद की दिशा में आगे बढ़ा। ये हमारे करीब आ रहा है और बहुत तेज गति से। जब मैं स्पेस टाइम को चीरता हूँ तो मुझसे भी कहीं ज्यादा तेज। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। नाइनडस्ट, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुमसे भी तेज। नाइनडस्ट भी चौंक गया। शून्य को चीरते हुए यात्रा करने की गति में अंतर्दृष्टि में अंतर का प्रमाण था। निंग ने तुरंत नाइनडस्ट को उन्मत्त होकर पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। वे भागने लगे हैं। आर्कन सिल्क्सनो ने अपनी लंबी झुकी हुई सफेद भौहों पर धीरे से हाथ फेरा। वे भाग नहीं पाएंगे। वह स्पेस टाइम को चीरता हुआ उनका पीछा करता रहा। निंग पूरी गति से भागा। वह किसी सुरक्षित स्थान जैसे ब्राइट शो राज्य या पवित्र शहरों में से किसी एक स्थान पर भागना चाहता था। वह बहुत तेज है, हम उसे नहीं मार पाएंगे। निंग ने दांत पीसते हुए कहा। लगता है हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र चुनें जहां हम उससे सीधे लड़ सकें। नाइनडस्ट, अभी अपनी सेनाएं तैयार करो। निंग ने भेजा। हमें युद्ध का मैदान चुनना है, फिर सेनाएं तैयार करनी है और उसके आने का इंतजार करना है। ठीक है। नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति की गति को देखते हुए उसे निंग से ज्यादा ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था। हालांकि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था, ये तो वास्तविक युद्ध से ही पता चलेगा। ध्यान केंद्रित करो। नाइनडस्ट ने तुरंत एक काला गोला फेंका। जैसे ही वह काला गोला बाहर निकला, वह तेजी से एक दूर वीरान ग्रह की ओर उड़ गया। वह उस ग्रह में विलीन हो गया, जिससे ग्रह की सतह पर काली रोशनी की एक परत उभर आए। काली रोशनी की सतह पर अनगिनत रूम टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। छिप जाओ, नाइनडस्ट गुर्राया।
अनगिनत काले रून संयमित और शालीन हो गए। निंग ने एक खजाना भी निकाला। ये खजाना उसे सिथे के खंडहरों से मिला था, एक गहरे नीले रंग का हार जो टूटा हुआ लग रहा था। निंग ने उसे बाहर फेंका और वह तुरंत उस ग्रह की ओर उड़ गया और उसकी गहराइयों में विलीन हो गया। निंग और नाइनडस्ट दोनों उस ग्रह की ओर उड़े और उसकी सतह पर उतरे। उन्हें सुरक्षा की 3 परतें बनाने का ही समय मिला था कि तभी उन्हें दूर से एक शक्तिशाली आभा का आभास हुआ। एक सफेद वस्त्रधारी, सफेद बालों वाला, सफेद भौहों वाला आदमी सीधे शून्य से निकलकर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी भौहें आकाशीय हवा में फड़फड़ा रही थीं। वह अपनी तैलीय हरी आंखों से उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा। हालांकि वह बहुत दुबला पतला था, निंग और नाइनडस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह छोटा है। उन्हें बस एक बेहद भयानक और प्रभावशाली आभा का एहसास हुआ जो उनकी ओर फैल रही थी। आर्कन सिल्क स्नो। निंग और नाइनडस्ट दोनों पीले पड़ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका प्रतिद्वंद्वी पवित्र नगरों के 8 सामंतों में सबसे क्रूर और क्रूर था। आर्कन सिल्क स्नो। पुस्तक 35, अध्याय 17, बातचीत। आर्कन सिल्क स्नो की भौहें फड़क उठी, उसकी तैलीय हरी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बहुत तेजी से भाग गए। मुझे लगा था कि कोई बादशाह होगा। कौन सोच सकता था कि तुम दोनों बच्चे हो। नमस्कार, आर्कन सिल्क स्नो जी। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। हम आर्कन सिल्क स्नो ने एक ठंडी सिसकारी भरी। तुरंत प्रकाश की एक धुंधली आभा प्रकट हुई जिसने 10 अरब किलोमीटर के क्षेत्र को ढक लिया। इस क्षेत्र का स्पेस टाइम बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया था। इससे निंग और नाइनडस्ट पीले पड़ गए। आर्कन सिल्क स्नो ने फिर अपनी चाल चली। फुफ, वह अचानक नीचे की ओर बढ़ा और आकाश में प्रकाश की एक रेखा छोड़ते हुए जैसे वह घुमावदार कृपाण प्रकाश की तरह नीचे की ओर झुका। परम शीतलता का एक प्रभामंडल उनकी ओर भेदता हुआ, मानो उनकी आत्मा और सच्ची आत्मा में समा गया हो। ये बहुत तेज था। यह वार निंग ने अब तक देखा सबसे तेज कृपाण वार था। इतना तेज कि निंग को घबराहट होने लगी। बहुत ठंड भी थी। इस प्रहार से उत्पन्न कृपाण आशय ने निंग की सच्ची आत्मा को ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया। पवित्र नगरों के एक सच्चे स्वामी का यही स्तर था। निंग ने पहले जिन गोलेमों का सामना किया था, साथ ही स्टेट वर्ल्ड में जिन ज्वलंत जानवरों और समुद्री ड्रैगन का सामना किया था, वे बेहद शक्तिशाली और बेहद तेज थे। लेकिन जब दाव के रहस्यों की वास्तविक अंतर्दृष्टि की बात आए तो वे बहुत कमजोर थे। अंतर्दृष्टि और समझ के मामले में यह आर्कन सिल्क स्नो निश्चित रूप से हर मामले में निंग से आगे निकल गया। क्या? निंग और नाइनडस्ट दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्कन सिल्क स्नो कुछ ही शब्द कहने के बाद तुरंत हमला कर देगा। जाहिर है वह उनकी जान लेना चाहता था। झनकार, झनकार, झनकार। निंग ने तुरंत 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की। सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें निकालीं और पूरी ताकत से बचाव करते हुए अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाओ 16 हॉट चलाया। इतने भयानक प्रहार का सामना करते हुए निंग ने जवाबी हमले के बारे में सोचा भी नहीं। उसका बस एक ही विचार था कि पहले उसे पकड़कर बचाव करे। उसकी 3 तलवारें बमुश्किल कृपाण प्रकाश को रोक पाईं और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ठंडी ऊर्जा का एक उभार मानो एक विशाल हथौड़े की तरह उस पर और उसके आर पार हो गया और अपनी शक्ति से उसे कुचल डाला। धमाका। निंग तुरंत पीछे की ओर उड़कर नीचे गिरा। वह ग्रह की जमीन से टकराया जिससे ग्रह कांप उठा और उसकी सतह पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी विशाल दरारें और खड्डे दिखाई देने लगीं। ग्रह अब कछुए के टूटे हुए खोल जैसा लग रहा था। वह बहुत शक्तिशाली है। नाइनडस्ट ने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की, बल्कि पानी की एक लहर में तब्दील हो गई जो उन्मत्त होकर पीछे हट गई। स्विश। आर्कन सिल्क स्नो ने अपने बाएं हाथ की कृपाण से निंग पर वार किया। अपने दाहिने हाथ की कृपाण से उसने नाइनडस्ट पर वार किया। वार। निंडस्ट नामक विशाल जलधारा बीच से 2 भागों में बंट गई और उसके भीतर से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों बाद दोनों जलधाराएं तेजी से भागने लगीं। निंग के पास पहुंचने पर ही वे एक शरीर में बदल गईं। निंग घाटी से बाहर उड़ गया था। वह नाइनडस्ट के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर बदसूरत भाव थे। मैं पहले ही आर्कन स्तर पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे और एक पवित्र शहर के असली आर्कन के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। निंग का दिल कांप रहा था। बहुत शक्तिशाली। वह बहुत शक्तिशाली है। मेरा अजेय जलरूप अत्यंत परिष्कृत हो चुका है, फिर भी वह मुझे एक ही वार में बुरी तरह घायल कर सकता है। नाइनडस्ट का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। उसने मन ही मन कहा, डार्क नॉर्थ, यह आर्कन सिल्क स्नो बहुत शक्तिशाली है। वह शायद मुझे सिर्फ 10 वार में ही मार डालेगा। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। अजेय रूप वास्तव में अजेय नहीं होते। जब सम्राट सोलिस की डाउलॉर्ड थे तो उन्हें फिंट क्वीन डिस्ट्रेन ने बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर दुश्मन की शक्ति का स्तर काफी ऊंचा हो तो अजेय रूप भी उसके हमले को पूरी तरह से नाकाम नहीं कर सकता था। हम डाउलॉर्ड डार्क नॉर्थ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप वेवशिफ्ट दायरे में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए। आर्कन सिल्क स्नो ने अपनी तैलीय हरी आंखों से निंग को घूरा। आपके मित्र नाइनडस्ट सेक्टलॉर्ड के पास एक अजेय जलरूप है, लेकिन मैं उसे बुरी तरह घायल कर पाया। हालांकि आप मेरे प्रहार से बिल्कुल भी घायल नहीं हुए। हाँ, आपकी शक्ति के स्तर को देखते हुए आपको अब तक आर्कन स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। आर्कन सिल्क स्नो ने एक ठंडी, खून जमा देने वाली मुस्कान दी। मुझे हमेशा से ही पूरी ताकत से हमला करने की आदत रही है, चाहे मेरा निशाना कोई डॉलॉर्ड ही क्यों न हो। तुम दोनों अब मर सकते हो। आर्कन सिल्क स्नो ने अचानक कुल 6 भुजाएं प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक भुजा में एक कृपाण था। रुको, नाइनडस्ट ने जोर से पुकारा। ओह! आर्कन सिल्क स्नो ने निंग और नाइनडस्ट को ठंडी नजरों से देखा। क्या तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? आर्कन सिल्क स्नो, हम तो बस डाउलॉर्ड्स हैं।
हम तुम्हारे जैसे आर्कन की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता सकते हो, निंग ने कहा। हाँ आर्कन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम बातचीत कर सकते हैं, नाइनडस्ट ने जल्दी से सहमति जताई। हालांकि दोनों ने इस ग्रह पर काफी संख्या में सेनाएं स्थापित कर ली थीं, फिर भी उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं था। उनके पास काफी खजाने थे, हाँ, लेकिन क्या पवित्र नगरों के 8 सरदारों में सबसे क्रूर आर्कन सिल्क्सनो के पास उनसे कम खजाने होंगे? शायद उसके पास उनसे 10 गुना ज्यादा खजाने होंगे। इससे भी बुरी बात ये थी कि उनकी पिछली भिड़ंत ने निंग और नाइनडस्ट को दिखा दिया था कि उनके बीच शक्ति का कितना बड़ा अंतर है। नाइनडस्ट शायद सिर्फ 10 वार में ही मारा जाएगा। निंग के बारे में क्या, वह जानता था कि उसके और उसके दुश्मन के बीच कितना बड़ा अंतर था। आर्कन सिल्क्सनो पवित्र नगरों के स्वामी के लिए भी उच्च पद पर था और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह बहुत लंबे समय से जीवित भी था। हालांकि उसके पास ब्रह्मांड का कोई खजाना नहीं था, उसके पास जीवनदायिनी हथियार जरूर थे। ये जीवनदायिनी हथियार कई सालों में बढ़कर निंग की उत्तरधनुष तलवारों जितने शक्तिशाली हो गए थे। निंग के पास तो हथियारों में भी कोई बढ़त नहीं थी। दाव की समझ के बारे में, हाँ, वह सर्वोच्च दाव लॉर्ड से बेहतर था, लेकिन उसके और आर्कोन्स के बीच एक साफ फर्क था। पहले वाला वो कृपाण प्रहार हर लिहाज से निंग की तलवारबाजी से बेहतर था। निंग का 16 रुख उसकी कुछ कमियों को कम करने में कामयाब रहा, लेकिन ताकत में फर्क अभी भी बहुत ज्यादा था। शक्ति में इतना अंतर था कि निंग अपने खजाने का इस्तेमाल करके भी बच नहीं पाता। उसके लिए एक क्षतिग्रस्त साम्राज्य के लिए इतना जोखिम उठाना और इतना त्याग करना वास्तव में उचित नहीं था। निंग और नाइनडस्ट 10 अरब किलोमीटर तक अपने चारों ओर फैली धुंधली चमक को घूर रहे थे। आर्कन सिल्क्सनो ने तुरंत एक खजाने का इस्तेमाल करके आसपास के स्पेस टाइम सातत्य को अवरुद्ध कर दिया था। इससे वे अंदाजा लगा सकते थे कि आर्कन सिल्क्सनो कितना दृढ़ निश्चयी था। वह निश्चित रूप से क्षेत्र के पुर्जे हासिल करने वाला था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। निंग ये भी महसूस कर सकता था कि उसकी तलवारबाजी अब स्पेस टाइम को चीरने में सक्षम नहीं थी। अगर वह हेगेमॉन की स्पेस टाइम डिस्क का इस्तेमाल करता तो शायद उसे सफलता मिल जाती, लेकिन भागने की उसकी कोशिश नाकाम भी हो सकती थी। आखिरकार उसका दुश्मन पवित्र नगरों का स्वामी था। निंग को अपनी जीत पर पूरा भरोसा नहीं था। बातचीत, तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो? आर्कन सिल्क्सनो ने निंग और नाइनडस्ट को घूरा। हाँ, बातचीत करो, नाइनडस्ट ने जल्दी से कहा। आर्कन, तुम शायद हमारे राज्य के हिस्सों के लिए आए हो, है ना? सच कहूं तो हम भाइयों ने भी इसकी गूंज महसूस की थी, इसलिए हम तुरंत भाग गए। निंग ने कहा। आर्कोन, अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए तो हमें बता दो। इतने बड़े तानाशाह का सामना करते हुए उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्कन सिल्क्सनो का सबसे प्रसिद्ध कार्य दाव गठबंधन के अमर महल में सम्राटों की एक सभा के दौरान हुआ। आर्कन सिल्क्सनो अन्य सम्राटों के साथ हितों के टकराव के कारण हुए विवाद से क्रोधित हो गया। महल के अंदर रहते हुए उसने अपने क्रोध को दबा लिया था, लेकिन जब वे सभी चले गए तो उसने उन 12 शाश्वत सम्राटों को, जिन्होंने उसे अपमानित किया था, एक के बाद एक मार डाला। यह एक ऐसी घटना थी जिसने अनंत प्रदेशों में सभी को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। कभी कभार आपसी झगड़ों के कारण कुछ दुश्मन सम्राटों को मार डालना एक बात थी, लेकिन सिर्फ एक गुस्से के कारण उनमें से 12 को मार डालना, ये तो बिल्कुल पागलपन था। यही वजह थी कि वह पवित्र नगरों के 8 राजाओं में सबसे क्रूर और खूनी होने के लिए प्रसिद्ध था। वह एक पागल आदमी था। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी था और उसके पास खेलने के लिए कई यूरोप के पत्ते तैयार थे। उसने अपने कार्यों से कई लोगों को नाराज और क्रोधित किया था और अन्य आर्कोन्स की नाराजगी भी मोल ली थी। परिणामस्वरूप एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें कई अराजकता चक्र चले और असंख्य हताहत हुए, लेकिन अंत में मामला बस यूं ही सुलझ गया। क्षेत्र, आर्कन सिल्क्सनो ने उनकी ओर देखा, उसके होठों पर एक अपूर्ण मुस्कान थी। हम दोनों स्वाभाविक रूप से इस जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखेंगे, नाइनडस्ट ने जल्दी से कहा। हम कसम खाने को तैयार हैं कि हम इसे हर हाल में गुप्त रखेंगे। तुम दोनों बहुत चालाक हो। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा हूँ तो तुम तुरंत भाग गए। आर्कन सिल्क्सनो ने निंग की ओर देखा। डाउल और डार्कनॉर्थ बेहद शक्तिशाली है। अगर मैं जरा भी कमजोर होता तो शायद मैं उसका कुछ नहीं कर पाता। हालांकि हमारी शक्ति का अंतर इतना ज्यादा है कि तुम उसे पार नहीं कर पाओगे। आर्कन सिल्क्सनो ने सिर हिलाया। चूंकि तुम अपना सिर झुकाने को तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें बचने का रास्ता दूंगा। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने आर्कन सिल्क्सनो को देखा। सबसे पहले तुम्हें अपने सारे खजाने मुझे देने होंगे, अपने हथियारों और कवच को छोड़कर, आर्कन सिल्क्सनो ने कहा। दूसरा, तुम्हें विरोध नहीं करना है और मुझे अपनी यादों और अपनी आत्मा को पढ़ने देना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आत्माओं या सच्ची आत्माओं को जरा भी नुकसान न पहुंचाने की शपथ लेता हूँ। मैं बस उन्हें स्कैन करना चाहता हूँ। निंग और नाइनडस्ट गंभीर हो गए। नाइनडस्ट ने गुस्से से कहा, आर्कन, ज्यादा दूर मत जाओ। निंग का चेहरा भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उनकी यादों को खंगालें। दोनों बेहद घमंडी इंसान थे। वे दूसरों को अपनी यादों को खंगालने की इजाजत कैसे दे सकते थे? निंग भी अपना सारा खजाना किसी को देने को तैयार नहीं था। ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट ट्री और हरा भरा नीला आत्मा दोनों ही बेहद कीमती खजाने थे। बाद वाले को ऑटोक बोलिन ने खुद गढ़ा था और वह कैओस प्रिमोडियल को नियंत्रित करने में सक्षम था। पुस्तक 35, अध्याय 18, स्पेस टाइम डिस्क। एक बार मैं तुम्हें मार दूं तो भी तुम्हारे खजाने मेरे पास ही रहेंगे। आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कम से कम तुम्हें तुम्हारे हथियार और कवच तो रखने को तैयार हूँ। यह मेरी ओर से एक असाधारण दया का प्रदर्शन है।
जहाँ तक तुम्हारी यादों को खंगालने की बात है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने साम्राज्य के पुर्जे कहाँ से हासिल किए। रियल मिशिप सिथे द्वारा निर्मित अवशेष थे। चूंकि जी निंग और नाइनडस्ट ने किसी तरह रियल मिशिप के हिस्से हासिल कर लिए थे, आर्कन सिल्क्सनो को यकीन था कि उन्होंने सिथे के खंडहर जरूर देखे होंगे। सिथे का हर एक खंडहर किसी खजाने के समान था। आर्कन सिल्क्सनो स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मेरी यादों में खोजबीन करो, मैं इसके बजाय मौत को चुनूंगा, नाइनडस्ट ने ठंडे स्वर में कहा। आर्कन, हम तुम्हें साम्राज्य के पुर्जे दे सकते हैं, हम ये सब गुप्त रखने की शपथ भी ले सकते हैं, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मान गए तो हम तुरंत पुर्जे सौंप देंगे, अगर तुम मना करोगे तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हा 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 हा। आर्कन सिल्क्सनो ने अपना सिर उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी 10 अरब किलोमीटर के सीलबंद क्षेत्र में गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत है मुझसे मोलभाव करने की? उसकी तैलीय हरी आंखों में एक क्रूर, जानलेवा नजर उभरी। तो मर जाओ। बूम 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 बूम। चमकदार विशाल कृपाण प्रकाश की 6 धाराएं घुमावदार चंद्रमाओं की तरह निंग और नाइनडस्ट की ओर नीचे की ओर बढ़ रही थीं। चलो ऐसा करते हैं। निंग और नाइनडस्ट ने एक दूसरे को देखा, अब उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। उठो, नाइनडस्ट गरजा। तुरंत ही ग्रह की सतह पर अनगिनत टिमटिमाते रूनों से भरी काली रोशनी की एक परत फूट पड़ी। ग्रह के आसपास का अंतरिक्ष मानो पूरी तरह जम गया हो, जिससे कृपाण प्रकाश की 6 घुमावदार धारियां धीमी पड़ गईं। कुछ ही क्षणों बाद पूरे ग्रह पर रक्त के रंग के ध्वज दिखाई देने लगे, जिससे वह रक्त के समुद्र में डूब गया। अंत में दहाड़ते हुए जानवरों के प्रेत प्रकट हुए। कुल 19 जानवरों के प्रेत सीधे आर्कन सिल्क्सनो की ओर बढ़े। जाओ। निंग ने भी अपने रखे खजानों को सक्रिय कर दिया। खड़क खड़क खड़क। आर्कन सिल्क्सनो के पीछे कहीं से गहरे नीले रंग की जंजीरें प्रकट हुईं, जो उसे बांधने की कोशिश में उसकी ओर मुड़ रही थीं। एक विशाल संरचना भी दिखाई दी, जिसने आकाश को एक विशाल सफेद शतरंज की बिसात में बदल दिया। ग्रह के ठीक नीचे शून्य में एक विशाल काली शतरंज की बिसात दिखाई दी। ये 2 विशाल शतरंज की बिसातें धीरे धीरे घूम रही थीं, जिससे प्रकाश की अंतहीन धाराएं उन्हें आर्कन सिल्क्सनो के चारों ओर एक पिंजरे में एक साथ जोड़ रही थीं। क्रैक बूम। गहरे सुनहरे रंग की बिजली चमकी और आर्कन सिल्क्सनो की ओर भी नीचे की ओर गिरी। काफी खजाने हैं। आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडी मुस्कान दी। निंग और नाइनडस्ट वाकई बहुत सतर्क थे। उन्होंने जबरदस्त ताकतवर खजाने और संरचनाएं बना रखी थीं। हालांकि आर्कन सिल्क्सनो बेहद ताकतवर था, फिर भी ये चीजें उसे कुछ समय के लिए बांध कर रख सकती थीं। टूट गया। आर्कन सिल्क्सनो ने एक क्रूर हंसी निकाली और उसके शरीर से एक सुनहरी डिस्क उड़ी। ये डिस्क सीधी खड़ी हो गई। इसके किनारे अविश्वसनीय रूप से तीखे थे। इससे भयानक शक्ति की एक लहर निकल रही थी। टाई। उस चक्र से एक कर्णभेदी ध्वनि निकली, जिसने निंग और नाइनडस्ट के हृदय को झकझोर दिया। वह अचानक आकार में फैल गया, लगभग ग्रह जितना बड़ा हो गया और ग्रह को काटने के अंदाज में घूमने लगा। झनकार। आर्कन सिल्क्सनो ने अपने 6 हॉर्न्स में से प्रत्येक में एक वारब्लेड चलाया और पीछे से उसकी ओर आ रही गहरी नीली जंजीरों को आसानी से रोक दिया। स्लैश। विशाल घूमती हुई डिस्क अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बलपूर्वक काट सकती थी और सभी विभिन्न संरचनाओं को तोड़ सकती थी। ये याद रखना जरूरी है कि अगर आर्कन सिल्क्सनो अपनी शक्ति पर निर्भर होता तो उसे भी इन संरचनाओं को तोड़ने में काफी समय और ऊर्जा लगानी पड़ती। हालांकि अब उसने डिस्क का इस्तेमाल करके उन्हें सड़ी हुई लकड़ी की तरह उड़ा दिया। विशाल ग्रह के ऊपर की सभी संरचनाएं तुरंत नष्ट हो गईं और यहाँ तक कि ग्रह भी डिस्क की शेष शक्ति समाप्त होने से पहले ही 2 टुकड़ों में कट गया। अंततः डिस्क टूटकर बिखर गई। निंग और नाइनडस्ट दोनों ही अचंभित थे। हमारी टुकड़ियां उसे मार पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थीं। उसे खजाने का इस्तेमाल करके उन्हें इस तरह चीरने की क्या जरूरत थी? निंग का चेहरा पीला पड़ गया था। आर्कन सिल्क्सनो अपने दबंग अंदाज के लिए मशहूर है। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। नाइनडस्ट को दुख हुआ। मरो। जिस पूरे ग्रह पर दोनों थे उसे नष्ट करने के बाद आर्कन सिल्क्सनो सीधे निंग और नाइनडस्ट की ओर बढ़ा। निंग ने हाथ हिलाकर नाइनडस्ट को अपनी जमीन जगत में खींच लिया। नाइनडस्ट, मैं भागने का कोई रास्ता निकालूंगा। मुझे लगता है कि मेरे भागने की संभावना है, लेकिन अगर मैं नहीं भाग सका तो बस प्रार्थना करना। डार्कनॉर्थ। नाइनडस्ट ने एस्टेट की दुनिया में खींचे जाने के बाद दांत पीस लिए। हालांकि वह जानता था कि उसके और आर्कन सिल्क्सनो के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। निंग शायद थोड़ी देर तक संघर्ष कर सके, लेकिन नाइनडस्ट के लिए भी लड़ने की कोशिश करना आत्महत्या होगी। नाइनडस्ट को दूर रखने के बाद निंग तुरंत आसमान में उड़ गया और भी ऊंचा उड़ने लगा। ब्रेक। निंग ने अंतरिक्ष को चीरने की कोशिश की, लेकिन उनके चारों ओर 10 अरब किलोमीटर के क्षेत्र में फैली धुंधली सुनहरी रोशनी ने स्पेस टाइम को इस हद तक स्थिर कर दिया कि उसे चीरना बिल्कुल भी संभव नहीं था। चलो चलें। निंग ने अपने हाथों में एक अजीब सी काली सफेद डिस्क निकाली। यह वही स्पेस टाइम डिस्क थी जो हेगेमॉन राइटशो ने उसे बरसों पहले दी थी। उसने तुरंत उसमें छिपी शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे शक्ति की एक भयानक लहर नीचे उतरी और उसे घेर लिया। फिर जमे हुए स्पेस टाइम को जोर से चीरती हुई निकल गई। गड़गड़ाहट। सुनहरे प्रकाश का विशाल प्रभामंडल कांपने लगा, मानो वह वस्तु के प्रभाव को दबाने की कोशिश कर रहा हो। क्या? आर्कन सिल्क्सनो ने चौंकते हुए कहा। क्या ये स्पेस टाइम डिस्क है? हेगेमॉन राइटशो की स्पेस टाइम डिस्क। इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में काम करने के कारण आर्कन सिल्क्सनो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की स्पेस टाइम डिस्क से अच्छी तरह वाकिफ थे।
सच तो ये है कि अंतहीन प्रदेशों के सभी उच्च स्तरीय अभिजात वर्ग जानते थे कि हेगेमॉन ब्राइट शो अपने शाही कुल, ब्राइट शो इंपीरियल्स और 12 महलों के डाउनलॉर्ड्स की कितनी परवाह करता था। हेजेमोन ब्राइट शो द्वारा किसी डाउनलॉर्ड को स्पेसटाइम डिस्क प्रदान करना इस बात का संकेत था कि हेजेमोन उस व्यक्ति को बहुत स्नेह की दृष्टि से देखता है। अधिकांश प्रमुख शक्तियां इसे देखकर चुप हो जाती और उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। हम राज्य और सिथे विरासत की खातिर मैं परिणाम भुगतने को तैयार हूँ, आर्कन सिल्क्सनो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। स्पेसटाइम डिस्क की शक्ति स्पेसटाइम को चीरने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि 10 अरब किलोमीटर का धुंधला प्रकाश उसे स्थिर और दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे से जूझ रहे थे। ट्रैक निम के हाथों में काली सफेद डिस्क अचानक और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आसपास की धुंधली रोशनी अब काफी कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी वहीं थी। यह नाकाम रहा। निम स्तब्ध रह गया। यह उसके पास उपलब्ध सबसे जबरदस्त बचाव का खजाना था, लेकिन वह अभी भी स्पेसटाइम के जमे हुए क्षेत्र को भेद नहीं पाया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? निम का दिल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। उसका सबसे जबरदस्त भागने का खजाना नाकाम हो गया था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। अब वह क्या करे? अगर हेगेमॉन ब्राइट शो यहाँ व्यक्तिगत रूप से होता तो शायद वह इस क्षेत्र में सेंध लगा पाता, लेकिन तुम्हारा वह खजाना कुछ और नहीं बल्कि उसने खुद बनाया था और अपनी शक्ति का एक अंश उसमें डाला था। उसने उसे कई डाउनलॉर्ड्स को उपहार में दिया है। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम बच नहीं पाओगे, और अगर तुम बच नहीं पाओगे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी संपत्ति दुनिया में छिपा वह नाइनडिस्ट सेक्लॉर्ड भी मर जाएगा। आर्कन सिल्क्सनो की आवाज गूंज उठी। वह हाथ स्वॉर्ड कला को छोड़कर हर पहलू में निंग से आगे निकल गया। निंग की हाथ स्वॉर्ड कला अभी भी बहुत कमजोर थी। वह अभी 10वें पड़ाव तक ही पहुंचा था और अभी भी उसके पहले चरण में था। ये दोनों के बीच शक्ति के भारी अंतर की भरपाई नहीं कर सकती थी। अगर निंग सम्राट हाथस्वॉर्ड जैसा होता और सभी 15 मुद्राओं में पारंगत होता तो वह सचमुच और अद्भुत रूप से शक्तिशाली होता। अफसोस, हाथस्वॉर्ड के हर चरण को पार करना बहुत मुश्किल था और ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ सफलता पाना भी। मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो नाइनडस्ट भी बर्बाद हो जाएगा। निंग को जिंदा रहने की तीव्र इच्छा हुई। अगर वह मर गया तो उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्राप्त दाव सील की बदौलत वह पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन उसके सारे हथियार और खजाने गायब हो जाएंगे। नवनवीनता कलाएं और वह सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता जिसका उसने प्रशिक्षण लिया था वह भी नष्ट हो जाएगी। खजानों का खो जाना गौण था क्योंकि वह फिर से जिंदा हो सकता था, लेकिन नाइनडस्ट ऐसा नहीं कर सकता था। नाइनडस्ट का तो कोई प्राइमल ट्विन भी नहीं था। तो फिर मर जाओ। आर्कन सिल्क्सनो पहले ही उसके सामने आ चुका था। मैं हार नहीं सकता। मुझे हराया नहीं जा सकता। मेरे पास अभी भी एक मौका है, एक छोटा सा मौका। निम की आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। इस तरह का घातक युद्ध तलवारबाजी को बेहतर ढंग से समझने में बेहद कारगर होता है। मैं करोड़ों सालों से एकांत में प्रशिक्षण ले रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण तक नहीं पहुँच पाया हूँ। शायद अगर मुझे इस लड़ाई से पर्याप्त अंतर्दृष्टि मिल जाए तो यह मुझे अपनी सफलता हासिल करने में मदद करेगी। अगर मैं ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण तक पहुँच सकता हूँ तो न केवल मैं जीवित रह पाऊंगा बल्कि जीत भी पाऊंगा। निम की आंखें अडिग संकल्प से चमक रही थीं। मर जाओ। आर्कन सिल्क्सनो की कृपाण प्रकाश नीचे उतरी। यह इतनी ठंडी थी कि निंग का दिल जम गया और इतनी तेज कि निंग कांप उठा। इस बार आर्कन सिल्क्सनो ने एक साथ सभी 6 कृपाणों से निंग पर हमला किया। जाहिर है वह किसी भी चीज को संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था और एक ही वार में निंग को मार गिराना चाहता था। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। निंग ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिससे उसके चारों ओर एक विशाल ब्लैक होल बन गया जो सारी कृपाण प्रकाश को निगलने की कोशिश कर रहा था। धमाका। ये टक्कर पिछली टक्कर से कहीं ज्यादा जोरदार थी। निंग हवा में उछल गया। उसके होंठों के कोने से खून की एक धार बह निकली। हा, आखिर तुम में वाकई कुछ शक्ति है। मैंने 6 कृपाण इस्तेमाल किए और अपनी पूरी शक्ति से तुम पर वार किया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, लेकिन तुम्हें बस कुछ हल्के घाव ही लगे। तुम्हारी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता वाकई अद्भुत है। आर्कन सिल्क्सनो की आवाज शून्य में गूंज रही थी जब वह बिना रुके निंग पर लगातार हमला कर रहा था। शुक्र है उसके वार मेरी सहनशक्ति के दायरे में हैं। निंग ने अपने होठों से खून चाटा। हालांकि वह ताकतवर है, वह मुझे नहीं मार पाएगा। मेरे हेगेमॉन कवच और मेरी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता को देखते हुए केवल एक असली हेगेमॉन ही मेरे शरीर को एक ही वार में कुचल सकता है। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मेरे पास अभी भी एक मौका है। तुम मुझे एक बार रोक पाए, लेकिन क्या तुम 10 बार रोक पाओगे? 100 बार? तुम बर्बाद हो जाओगे। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखें एक भयानक बर्बरता से भरी थीं। पुस्तक 35 अध्याय 19 एक आंसू। जी निंग मूर्ख नहीं था, न ही वह मूर्खतापूर्ण अति आत्मविश्वासी था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह इस घातक युद्ध का उपयोग अपनी वर्तमान अड़चन को तोड़ने के लिए कर पाएगा, लेकिन वह जानता था कि यहाँ बहुत सारे कारक मौजूद हैं। हो सकता है कि वह वास्तव में कोई सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन ज्यादा संभावना यही थी कि वह असफल हो जाए। चौथे चरण का दावलॉर्ड बनने के लिए अड़चन को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। निंग का रास्ता ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। अगर वह इसे तोड़ना चाहता तो यह नाइनडिस्ट से भी ज्यादा कठिन होता और बैडलैंड से भी ज्यादा कठिन। वह अपनी सारी उम्मीदें किसी सफलता पर पूरी तरह से लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए जैसे ही स्पेसटाइम डिस्क नाकाम हुई, उसने तुरंत हेगेमॉन ब्राइट शो से मदद मांगी।
हेगेमॉन ब्राइट शो को संदेश भेजो। उसे बताओ कि डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ उसे कोल्ड फ्लेम कड़ाही के 50 फल और क्रिम्सन वेव मंदिर के बचे हुए सभी फल देने को तैयार है, ताकि हेगेमॉन हस्तक्षेप करके उसकी जान बचा सके। आर्कॉन सिल्क्सनो इस समय उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वह किसी भी क्षण मर सकता है। निंग ने उस सेवक को निर्देश दिया जो उसके और ब्राइट शो साम्राज्य के बीच संपर्क बनाए रखने का प्रभारी था। जी हाँ स्वामी। नौकर यह सुनकर हैरान रह गया कि स्थिति कितनी गंभीर थी और उसने तुरंत ब्राइट शो साम्राज्य को संदेश भेजा। मुझे उम्मीद है कि हेगेमॉन हस्तक्षेप करेगा, निंग ने मन ही मन सोचा। हेगेमॉन एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था जो पूरे ब्राइट शो साम्राज्य का सर्वोच्च नेता था। अनंत प्रदेशों के सर्वोच्च व्यक्तियों के लिए एक डाउलॉर्ड का वास्तव में कोई महत्व नहीं था, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक डाउलॉर्ड जितना अधिक प्रतिभाशाली होता, उसके डाउमज में सफल होने की संभावना उतनी ही कम होती। ब्राइट शो साम्राज्य के 12 महल थे, लेकिन अपने अस्तित्व के इतने वर्षों में उसके किसी भी सर्वोच्च डाउलॉर्ड को कभी भी डाउमज में सफलता नहीं मिली थी। हेगेमॉन ब्राइट शो साम्राज्य का एकमात्र हेगेमॉन बना रहा। इस प्रकार हेगेमन्स को आमतौर पर इस बात की परवाह नहीं होती थी कि डाउलॉर्ड्स मरते हैं या नहीं। उनके लिए साहसिक कार्य करते समय मर जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। वे शांति से देखते थे कि कैसे एक के बाद एक डाउलॉर्ड्स की पीढ़ी सत्ता में आती जाती है और फिर एक के बाद एक पीढ़ी नष्ट होती जाती है। लेकिन 50 कोल्ड फ्लेम कड़ाही फल हेगेमॉन को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। हालांकि क्रिम्सन वेव मंदिर की हमारी यात्रा के बाद हेगेमॉन ने उनमें से कुछ फलों के बदले व्यापार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मुझे नहीं लगता कि उसे 50 फल मिले होंगे। निंग ने प्रार्थना की। स्वामी, हेगेमॉन ने संदेश भेजा है कि वह मेरे क्लोन के साथ आपकी ओर आ रहा है। हालांकि उसे कुछ समय लगेगा। वह आपसे थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहा है, नौकर ने तुरंत जवाब दिया। धमाका। ठीक इसी पल निंग पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके होंठों के कोने से खून बहने लगा। ये सुनकर वह खुशी से फूला नहीं समाया। अच्छा, मुझे थोड़ी देर और रुकना होगा। अगर मैं थोड़ी देर और रुका रहा तो हेगेमॉन यहाँ तक पहुँच ही जाएगा, निंग ने उत्सुकता से सोचा। वह जानता था कि चूंकि हेगेमॉन को ठीक पता नहीं था कि वह कहाँ है, इसलिए उसे रास्ता दिखाने के लिए अपने सेवक की जरूरत थी। इस देरी के साथ साथ हेगेमॉन को स्पेस टाइम को चीरते हुए जो लंबी दूरी तय करनी थी, उसका मतलब था कि हेगेमॉन को पहुंचने में कुछ समय लगेगा। आमतौर पर इतना कम समय व्यर्थ होता, लेकिन निंग एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जीवन मरण की लड़ाई में उलझा हुआ था जो पवित्र नगरों के स्वामी में से एक था। इस स्थिति में वह छोटा सा समय काफी लंबा था। आर्कन सिल्क्सनो के लिए 100 वार करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा। उठो। आर्कन सिल्क्सनो के लंबे बाल उसके पीछे लहरा उठे और उसने जोर से चिल्लाया। धमाका। उसके चारों ओर से सेबर की अनगिनत धाराएं निकलीं, जिससे सेबर ऊर्जा का एक विशाल संसार बन गया और निंग पर टूट पड़ा। जाहिर है आर्कन सिल्क्सनो इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। आगे आओ। निंग ने कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं की। 9 ऊर्जा ड्रैगन तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल आए, जिससे यिन यांग अराजकता क्षेत्र का निर्माण हुआ और उसका अद्भुत हृदय लोक प्रक्षेपण भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। हृदय लोक प्रक्षेपण यिन यांग अराजकता क्षेत्र में विलीन हो गया और फिर सीधे आसपास की कृपाण की दुनिया से टकराया। दोनों डोमेन आपस में टकरा गए और सेबर की डोमेन वास्तव में थोड़ा नुकसान में था। इससे आर्कन सिल्क्सनो थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारे पास अपनी कुछ तरकीबें हैं। फिर भी तुम तो मरोगे ही। आर्कन सिल्क्सनो शुद्ध क्रूरता के साथ सीधे निंग की ओर बढ़ा। उसके 6 कृपाणों ने उसके अत्यंत क्रूर और वीरतापूर्ण दाव ऑफ सेबर को अंजाम दिया। उसके कृपाणों के आगे स्पेस टाइम भी जम गया और कर्म भी कट गया। हमला। मुझे जिंदा रहना है। निंडस्ट की खातिर, अगर और कुछ नहीं तो मुझे जिंदा रहना है। निंग ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की। धमाका। दोनों के बीच हुई इस लड़ाई से आसमान में अंधेरा छा गया। आर्कन सिल्क्सनो ने शीर्ष 3 आर्कन में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। उसके हमले अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे, जो स्वाभाविक भी था। आखिरकार कृपाण का दाव एक आक्रामक दाव था। निंग जवाबी हमला करने में पूरी तरह असमर्थ था, लेकिन जब उसने पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी 6 तलवारें एक मजबूत रक्षा पंक्ति बनाने में सक्षम थीं। फिर भी उसे बार बार पीछे धकेला जा रहा था। ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ वाकई बहुत दुर्जेय है। आर्कन सिल्क्सनो ने लगातार 10 बार वार किया, लेकिन निंग सभी 10 वार झेलने में कामयाब रहा। इससे आर्कन सिल्क्सनो की आंखें सिकुड़ गईं। सब कहते हैं कि वाइनसेज सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ वास्तव में वाइनसेज से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक डाउलॉर्ड मेरे लगातार 10 वार झेल सकता है। सच तो ये है कि निंग ये सब अपनी हाथ कला की बदौलत ही कर पाया था, जिसने उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर दिया था और उसकी तलवारबाजी को और भी तेज और खतरनाक बना दिया था। इसके बिना आर्कन सिल्क्सनो शायद निंग की 6 तलवारें उसके हाथों से उड़ाकर उसे तुरंत मार डालता। वो बहुत ज्यादा लचीला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पता भी नहीं कि उसे मारने के लिए कितने हमले करने पड़ेंगे। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। छोड़ो भी, मैं उसके लिए एक अपवाद बनाऊंगा और अपनी आइस स्नो कृपाण कला का इस्तेमाल करूंगा। फुफ। आर्कन सिल्क्सनो की 6 कृपाणें एक साथ चलने लगीं। उनमें से 3 बेहद क्रूर और दबंग हो गईं, जबकि बाकी 3 अप्रत्याशित और क्षणभंगुर हो गईं, लगभग बर्फ के नृत्य की तरह। उनकी हरकतें बहुत धीमी थीं और उनके आर पार देखना बेहद मुश्किल था।
जब निंग ने ये देखा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हालांकि पहले के हमले क्रूर और शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें रोकना काफी आसान था। अब जब आर्कन सिल्क्सनो क्रूरता और कोमलता के इस अजीबोगरीब मिश्रण का इस्तेमाल कर रहा था, यिन और यांग के सिद्धांतों को एक साथ मिला रहा था, तो हमलों को रोकना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। बर्फ जैसी कृपाण कलाओं में उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन निंग के लिए उनसे बचाव करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हेवन ब्रेकर स्टांस ब्लड ड्रॉप स्टांस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन ब्लड ड्रॉप स्टांस गति में कहीं बेहतर था क्योंकि इसमें कुछ हद तक शक्ति का त्याग किया गया था। सबसे शक्तिशाली हमला जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हमला हो। खनक खनक वार वार तलवारें और कृपाण लगातार टकरा रहे थे। निंग को अप्रत्याशित आइस स्नो कृपाण कला का प्रदर्शन कर रहे उन 3 कृपाणों से बचाव के लिए अपनी 4 तलवारों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसके पास बाकी 3 बेहद क्रूर कृपाणों से बचाव के लिए सिर्फ 2 तलवारें बचीं। धमाका। सिर्फ 2 तलवारों से बचाव करना काफी नहीं था। शक्ति के एक जबरदस्त विस्फोट ने निंग के पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया, जिससे वह कांप उठा और पीछे की ओर उड़ गया। निंग ने मुंह में खून उगल दिया, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी दिव्य शक्ति बहुत तेजी से क्षीण हो रही थी। निंग के हाथ सुन्न हो गए थे और उसकी आत्मा भी कुछ कुछ बेहोश होने लगी थी। जाहिर है उसकी तलवारबाजी उसके दुश्मन की आक्रमण शक्ति को पर्याप्त रूप से कम नहीं कर पा रही थी, जिससे उसका दिव्य शरीर ही ज्यादातर वार सह रहा था। नतीजतन उसकी चोटें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थीं। पवित्र नगरों के आर्कन में से एक बनने के बाद जब भी मैंने डाउलॉर्ड्स के विरुद्ध कार्रवाई की, मैंने उन्हें सीधे कुचलने के लिए हमेशा अपने सबसे शक्तिशाली और जबरदस्त प्रहारों का इस्तेमाल किया। तुम पहले डाउलॉर्ड हो जिन्हें मैं इस तरह कुचल नहीं पाया, जिससे मुझे अपनी आइस स्नो कृपाण विद्या का उपयोग करना पड़ा। आमतौर पर मैं इसका उपयोग केवल तभी करूंगा जब मैं अन्य सम्राटों के विरुद्ध युद्ध करूंगा। तुम्हें इन कृपाण विद्याओं से मरते हुए गर्व महसूस करना चाहिए, आर्कन सिल्क्सनो ने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी तलवारें निंग पर बर्फ की तरह गिरीं, बहती हुई और क्षणभंगुर। उसकी कृपाण की रोशनी बिजली की तरह चमकती थी, जो सीधे किसी के दिल में चुभती थी। ये 2 बिल्कुल अलग प्रकार की कृपाण कलाएं थीं, जिससे इनसे बचाव करना कहीं अधिक कठिन हो गया। स्लैश। निंग को लगातार हो रहे प्रहारों से चक्कर आने लगा था। उसके दिव्य शरीर के लिए इन प्रहारों को सहना मुश्किल हो रहा था और उसकी चरम अवस्था गिरने लगी थी। नहीं, अगर मैं इसे ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। निंग समझ गया कि हर बार जब वह ब्लॉक करता तो जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी रेखा पर चल रहा होता। 10 से भी कम स्टांस में वह इस प्रतिद्वंद्वी के हाथों हार जाएगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो अपनी दाव सील की बदौलत मुझे जिंदा किया जा सकता है, लेकिन नाइनडस्ट जरूर मर जाएगा। निंग की आत्मा से अदम्य इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का एक उभार निकला। ये संकल्प बिल्कुल अडिग था, एक ऐसी शक्ति जो उसकी आत्मा से ही निकलती थी। और निंग की तलवारबाजी अचानक बदल गई। इससे पहले उसके वार धुंध से बनी तलवारों का रूप ले चुके थे। अचानक धुंध घनीभूत होकर पानी की बूंदों में बदलने लगी। अनगिनत पानी की बूंदें घनीभूत होकर एक तलवार में बदल गईं जो मानो पानी से बनी हो। पानी जैसी तलवारें अद्भुत सुंदरता से लहरा रही थीं, लेकिन उनसे एक अद्भुत शक्ति निकल रही थी और निंग के वार की गति और शक्ति दोनों ही आसमान छू रही थीं। हॉटस्वॉर्ड रुख 11 अश्रु धमाका धमाका दोनों बल टकराए। निंग अभी भी पीछे की ओर उड़ते हुए बेहोश था और वह अभी भी नुकसान में था, लेकिन इस बार उसके मुंह से खून नहीं निकला। जाहिर है टक्कर का जोर उसे कोई चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। क्या? आर्कन सिल्क्सनो का चेहरा पूरी तरह बदल गया। हॉटस्वॉर्ड कला का 11वां रुख। हाँ, दूर से निंग मुस्कुराया। आर्कन सिल्क्सनो, आप अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। आपने एक ही नजर में मेरी तकनीक पहचान ली। ये वास्तव में हॉटस्वॉर्ड कला का 11वां रुख है। साधकों के लिए मृत्यु समीप की स्थितियों में सफलता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आत्मा और सच्ची आत्मा पर अत्यधिक दबाव डालती थीं, जिससे वे एक विशेष अवस्था में पहुंच जाते थे, जिससे उन्हें बोध प्राप्त करना और फिर सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता था। निंग न केवल जीवन मरण की स्थिति में था, बल्कि उस पर नाइनडस्ट के अस्तित्व की जिम्मेदारी का भी दबाव था। इससे उसकी जीतने की इच्छा और भी प्रबल हो गई, और उन प्रबल भावनाओं और जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसकी हॉटस्वॉर्ड कला को अंततः सफलता दिलाए। जिस क्षण उसे सफलता मिली, उसे आखिरकार समझ आ गया, हॉटस्वॉर्ड कला के 11वें रुख अश्रु के लिए अदम्य दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। बहुत पहले सम्राट हॉटस्वॉर्ड अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए निश्चित मृत्यु का सामना कर रहे थे। उन्होंने मृत्यु के सामने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर आंसू बहाए थे, लेकिन उसी क्षण उन्हें अचानक एक बोध हुआ और वे 11वें रुख को विकसित करने में सफल रहे। यदि कोई साधक ऐसी गहन गूढ़ तलवार कलाएं बनाना चाहता था तो उसे अपना मार्ग चुनना पड़ता था। उदाहरण के लिए देव सम्राट हिलोंग ने अपनी देव सम्राट का सर्वनाश तकनीक विकसित की थी, जो हृदय तलवार कला के समान थी, जिसमें हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का अद्भुत सम्मिश्रण था। इसके लिए भी अत्यधिक दृढ़ संकल्प और प्रबल भावनाओं की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें सभी जीवों के प्रति दया और देखभाल की भावना शामिल होनी चाहिए थी। केवल दृढ़ संकल्प का ऐसा प्रज्वलित स्तर ही हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को अधिक परिपूर्ण रूप से एक साथ विलय करने की अनुमति दे सकता है। निंग को अंततः समझ आ गया। पुस्तक 35 अध्याय 20 हेगेमॉन ब्राइडशो। ये कैसे संभव है? उसकी हॉटस्वॉर्ड कला 11वें रुख तक कैसे पहुंच गई? इसका मतलब है कि वह जल्द ही 12वें रुख तक पहुंच जाएगा।
हाथस्वॉर्ड कला के पहले चरण में 8वें से 10वें रुख शामिल थे, जबकि दूसरे चरण में 11वें और 12वें रुख शामिल थे। निंग ने क्रिम्सन वेव मंदिर में रहते हुए पहले चरण में लगातार सफलताएं हासिल की थीं। एक ही चरण के भीतर विभिन्न अवस्थाओं के बीच से गुजरना काफी तेज था, जबकि एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचना कहीं ज्यादा मुश्किल था। चूंकि निंग पहले ही 11वें चरण तक पहुंच चुका था, इसलिए 12वां चरण भी ज्यादा पीछे नहीं था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की तलवारबाजी बेहद कुशल और बेहद टिकाऊ है। अगर वह 12वीं मुद्रा में महारत हासिल कर ले तो वह मेरे भी बराबरी पर आ जाएगा। आर्कॉन सिल्क्सनो की हत्या की नीयत और भी मजबूत होने लगी। सम्राट हाथस्वॉर्ड शाश्वत सम्राट बनने के बाद भी तलवार के दाव की वास्तविक समझ के मामले में केवल सर्वोच्च दावलॉर्ड्स के बराबर ही थे। इस मामले में वे वर्तमान निंग से भी कमजोर थे। हालांकि हाथस्वॉर्ड कला के 15वें रुख में अपनी महारत के कारण उन्होंने अन्य सभी आर्कॉन्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और हेगेमन्स के बाद दूसरे स्थान पर थे। उन्हें पूरे अनंत प्रदेशों में एकमात्र ऐसे सम्राट के रूप में जाना जाता था जो शक्ति में हेगेमन्स के बराबर थे। अब जब निंग 11वें आसन में निपुण हो गया था तो उसके प्रहारों की शक्ति सामान्य से 3 गुना ज्यादा थी। जल्द ही जब वह 12वें आसन में निपुण हो गया तो उसके प्रहार उसकी सामान्य शक्ति से 6 गुना ज्यादा हो जाएंगे। ये कितना अविश्वसनीय होगा। ये सब इस भयानक तकनीक की बदौलत ही संभव हुआ कि सम्राट हाथस्वॉर्ड अपने से 2 स्तर ऊपर की शक्तियों से लड़ने में सक्षम हो सका और 3 शक्तिशाली हेगेमन्स से भी लड़ने में सक्षम हो सका। धमाका धमाका धमाका, दोनों में भीषण युद्ध जारी रहा। निंग बार बार गिर रहा था, लेकिन वह आसानी से वार सहन कर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी तलवारबाजी पहले से ज्यादा तेज और प्रखर थी, जिससे वह अपने दुश्मन के हमलों से पूरी तरह बचाव कर पा रहा था। 100 वार, मैं उसके 1000 वार भी रोक सकता हूँ। हो सकता है कि वह ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित करूँ तो मैं आसानी से वार सहन कर सकता हूँ। मर जाओ मर जाओ मर जाओ। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखें और भी ठंडी होती जा रही थीं, जैसे जैसे उसकी कृपाण कला अतुलनीय बर्बरता और बर्फ जैसी अप्रत्याशितता के बीच झूल रही थी। निंग जवाबी हमला करने में बिल्कुल भी असमर्थ था और हर वार के साथ वह निंग को उड़ा ले जाता था। वह निंग पर पूरी तरह से हावी था, जिससे निंग पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर था। लेकिन आर्कन सिल्क्सनो वास्तव में बचाव में डूबे निंग का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी सुरक्षा पूरी तरह से दोषरहित है। उसकी तलवारबाजी में जरा भी कमजोरी नहीं है। आर्कन सिल्क्सनो इस बात से बेहद परेशान था। उत्तम रक्षात्मक क्षमता वाले दुश्मनों से निपटना बेहद मुश्किल था। निंग से ज्यादा शक्तिशाली लोगों के लिए भी उसकी रक्षात्मक तलवारबाजी को भेदना मुश्किल होता। क्या मुझे सचमुच एक डाउलॉर्ड से निपटने के लिए अपने खजानों में से एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए सामान्य हेगेमॉन स्तर के खजाने भी उसे मार नहीं पाएंगे। मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक का उपयोग करना होगा। आर्कन सिल्क्सनो को इस संभावना से थोड़ा दुख हुआ। अनगिनत वर्षों के बावजूद मैंने उनमें से केवल कुछ ही जमा किए हैं। मैं हेगेमॉन्स से बचाव के लिए विकट परिस्थितियों में उनका उपयोग करने की योजना बना रहा था। आर्कन सिल्क्सनो दोनों के बीच मुकाबलों के दौरान हिचकिचाता रहा। आर्कन सिल्क्सनो झिझक रहा था। वह सचमुच अपने सबसे महत्वपूर्ण खजानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसके साधारण खजानों जैसे सामान्य हेगेमोनिक खजानों काफी हद तक डाउलॉर्ड्स के लिए कीमती हो सकते थे, लेकिन आर्कन सिल्क्सनो के पास उनमें से काफी थे। हालांकि उन खजानों में आमतौर पर किसी हेगेमॉन के प्रहार की पूरी शक्ति का केवल 20 से 30% ही होता था। ये पवित्र नगरों के किसी आर्कन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, न ही यह वर्तमान निंग को मारने के लिए। आर्कन सिल्क्सनो हिचकिचाते हुए भी यही उम्मीद करता रहा कि उसके हमलों की भयंकर बौछार निंग को मारने के लिए काफी होगी। अगर वह अपने जीवन रक्षक खजानों में से किसी एक का इस्तेमाल करने से बच सकता तो जरूर बचता। वह उन चीजों को यूं ही बर्बाद नहीं करने वाला था। आर्कन सिल्क्सनो को इस नई उपस्थिति का आभास हुआ और वह तुरंत देखने के लिए मुड़ा। आर्कन सिल्क्सनो, अपना हाथ रोक लो, विशालकाय जानवर ने गड़गड़ाती आवाज में कहा। हेगेमॉन ब्राइटशो। आर्कन सिल्क्सनो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हेगेमॉन ब्राइटशो सचमुच अपने असली शरीर का इस्तेमाल करके यहाँ आया था। आर्कन सिल्क्सनो झिझक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव उभर आया। उसने अपने हाथों में एक साधारण सा काला हथौड़ा उठाया और तुरंत उसे बाहर फेंक दिया। काला हथौड़ा सुनहरी रोशनी की एक विशाल रेखा में बदल गया जो सीधे दूर निंग की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वह उड़ता गया, काले हथौड़े की रोशनी नाटकीय रूप से बढ़ने लगी और उसका रंग सुनहरा होता गया। युद्ध हथौड़ा देखने में चकाचौंध करने वाला था और उसकी आभा ही निंग को उसके आगे झुकने के लिए प्रेरित कर रही थी। निंग ने उस विचार को दबा दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सदमा सा महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से 2 सुरक्षा खजानों को कुचल दिया, जिससे उसके चारों ओर पानी का एक घेरा बन गया और एक अजीब सी नदी ने उसे ढक लिया। सिल्क्सनो। हेगेमॉन ब्राइटशो क्रोधित हो गया। उसके विशाल शरीर ने एक पंजा फैलाया जो धुंधली रोशनी को चीरता हुआ सीधा निकल गया। धमाका। अवरोध पूरी तरह से फट गया। हालांकि जब तक वह उसे चीरता तब तक चमकदार सुनहरा युद्ध हथौड़ा निंग तक पहुंच चुका था। धमाका। शक्ति की एक भयानक लहर निंग पर टूट पड़ी। उसके चारों ओर की नदी में विस्फोट कर गई और पानी का अवरोध चकनाचूर हो गया। हालांकि निंग ने बचाव के लिए अपनी उत्तरी धनुष तलवारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रहार की शक्ति आर्कन सिल्क्सनो द्वारा पहले किए गए प्रहारों से कहीं ज्यादा थी। निंग की 6 भुजाएं तुरंत फट गईं
और उसकी 6 उत्तरी धनुष तलवारें उड़ गईं क्योंकि प्रहार की भयानक शक्ति निंद के पूरे शरीर में फैल गई। शक्ति बहुत अधिक थी। मैं मरने वाला हूँ। निंद के पास बस इतना ही समय था कि वह अपना सिर घुमाकर दूर खड़े हेगेमोन ब्राइटशो की ओर देख सके। निंद उस विशालकाय जानवर को घूर रहा था, उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। वह कहना चाहता था, नाइनडस्ट को बचाओ। अफसोस, निंद को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला। उसका शरीर पूरी तरह से धूल में मिल गया था, बस कुछ जादुई खजाने और उसका कवच ही बचा था, शून्य में तैरते हुए। नहीं, धिक्कार है तुझ पर। हेगेमोन ब्राइटशो की चमकती तारे जैसी आंखें गुस्से से भर गईं। वह पहले ही बोल चुका था, लेकिन आर्कॉन सिल्क्सनो ने तो उसके सामने ही निंग को मारने का फैसला कर लिया था। आर्कन सिल्क्सनो तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और निंग की ओर उड़ चला। उसी क्षण जब उसने अपना एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया, वह निंग द्वारा छोड़े गए खजानों को छीनना चाहता था। वह जानता था कि निंडस्ट और उसके सभी हिस्से निंग के संपदा विश्व के खजाने में ही थे। और तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम खजाने भी ले जाओगे? इससे हेगेमोन ब्राइटशो और भी क्रोधित हो गया। उसकी आंखों से धुंधली रोशनी का एक आभामंडल निकला जिससे आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम जम गया। अदृश्य दबाव की एक लहर ने आर्कन सिल्क्सनो को कुचल दिया, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई। हेगेमोन ब्राइटशो के पंजों की बात करें तो आर्कन सिल्क्सनो की ओर बढ़ते हुए वे सीधे अंतरिक्ष को चीरते हुए निकल गए। पहले धुंधली रोशनी के उस आभामंडल ने स्थानीय स्पेस टाइम को संघनित कर दिया था, लेकिन अब जब वह नष्ट हो गया था तो हेगेमोन ब्राइटशो के हमले लगभग तुरंत लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम थे। इतनी जल्दी? बूढ़ा आदमी सचमुच हमारी दुनिया के 3 हेगेमोन्स में से प्रमुख हेगेमोन होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। आर्कन सिल्क्सनो ने उस भयानक पंजे से बचाव के लिए जल्दी से अपनी कृपाण कला का इस्तेमाल किया। धमाका! पंजे का भयानक प्रहार हुआ, इतनी ताकत से भरा कि वह उस काले युद्ध हथौड़े के खजाने के बराबर था जिसका इस्तेमाल आर्कन सिल्क्सनो ने अभी किया था। आर्कन सिल्क्सनो तुरंत बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन वह बर्फ जल्दी ही दूर आर्कन सिल्क्सनो में फिर से इकट्ठा हो गई। जब ऑटोक बोलिन एक हेगेमोन थे, तब उन्होंने कुल 10 हेगेमोनिक दाव का प्रशिक्षण लिया था और उनमें महारत हासिल की थी। उस संचित अनुभव ने उन्हें ऑटोक बनने में सफलता दिलाई। सम्राटों का जीवनकाल अनंत होता था और इसलिए वे आमतौर पर कई दाव का प्रशिक्षण लेते थे, इस उम्मीद में कि ये अन्य दाव उन्हें प्रेरित करेंगे। सम्राट सिल्क्सनो स्वयं कृपाण के दाव और हिम के दाव दोनों में पारंगत थे। उसने अपने कृपाण के दाव के माध्यम से दावमज प्राप्त किया था और शक्ति के आर्कॉन स्तर तक पहुंच गया था। अनगिनत वर्षों में उसने धीरे धीरे अपने हिम के दाव को उसी स्तर तक उन्नत किया था। स्पष्ट रूप से वह इन 2 दाव का उपयोग प्रेरणा के लिए करना चाहता था और धीरे धीरे उनके माध्यम से हेगेमोन स्तर तक प्रशिक्षण लेना चाहता था। सम्राटों के लिए प्रशिक्षण और साधना तो संभव थी, लेकिन सुधार करना बेहद मुश्किल था। हालांकि इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले हर व्यक्ति के पास जीवन रक्षक क्षमताएं मौजूद थीं। आर्कॉन और हेगेमोन के बीच शक्ति का अंतर स्पष्ट था और एक वास्तविक आमने सामने की लड़ाई में आर्कॉन निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। हालांकि कुछ आर्कोन्स के पास अभेद्य रूपों जैसी रक्षात्मक तकनीकें थीं, जबकि अन्य तरीकों से बेहद कुशल थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंकगणित के दाव में बेहद कुशल था तो उसे खतरे का पहले ही आभास हो जाता था और वह पहले ही भाग जाता था। दूसरी ओर, यदि उसके पास एक अत्यंत दुर्जेय बचाव कला थी तो वह उस पर भरोसा करके बच सकता था और हेगेमन्स को भी उसे पकड़ने और मारने से रोक सकता था। निंग पहले ही आर्कॉन स्तर तक पहुंच चुका था, ये सच है, लेकिन उसने सिर्फ ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रशिक्षण लिया था और उसके पास कोई अजेय रूप नहीं था। इसके अलावा उसने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था और अभी तक पर्याप्त खजाने जमा नहीं किए थे। आर्कॉन सिल्क्सनो जैसे लोगों से मुकाबला करना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। बड़े आर्कॉन्स ने वर्षों से कई खजाने जमा किए थे, जिनमें से कुछ का असर असली हेगेमोन्स पर भी पड़ सकता था। हेगेमोन ब्राइटशो, क्या तुम सचमुच एक मामूली दावलॉर्ड को मारने में मेरे हस्तक्षेप करने वाले हो? आर्कन सिल्क्सनो दूर खड़ा था। हालांकि वह दुखी था, उसने अपना गुस्सा दबा लिया। तुम और मैं दोनों अनगिनत सालों से अंतहीन प्रदेशों में रह रहे हैं। ये दावलॉर्ड आते जाते रहते हैं। ये हमारे जीवन में बस एक राहगीर से ज्यादा कुछ नहीं है। दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने मुझे नाराज किया, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया। ये तो मामूली बात है। तुम, एक महान हेगेमोन, ने सचमुच हस्तक्षेप करने का फैसला किया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना? हेगेमोन ब्राइटशो की आवाज दूर से गूंज उठी। आर्कन सिल्क्सनो, यह वाकई एक छोटी सी बात थी, लेकिन चूंकि मैंने बोल दिया था तो तुम्हें शांति से बात करनी चाहिए थी। तुमने मेरे सामने ही डार्कनॉर्थ को मारने की हिम्मत की। ये छोटा चोर इतना भाग्यशाली था कि उसने मेरी जरूरत की एक चीज चुरा ली, आर्कन सिल्क्सनो ने कहा। हेगेमोन ब्राइटशो, मुझे उसका कोई और खजाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उस छोटे चोर की संपत्ति दुनिया चाहिए। अगर तुम इसे मुझे देने को तैयार हो तो तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी शर्त रख सकते हो। तुमने मेरे सामने डार्कनॉर्थ को मार डाला और तुम्हें लगता है कि तुम उसके खजाने कमा लोगे? हेगेमोन ब्राइटशो ने ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ। अगर तुम नहीं तो मुझे दया न दिखाने का दोष मत देना। तुम। आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। मैंने कहा था, भाड़ में जाओ। हेगेमोन ब्राइटशो की आवाज और भी गहरी हो गई। ठीक है, हेगेमोन तो हेगेमोन ही होता है। इस बार मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, आर्कन सिल्क्सनो ने दांत पीसते हुए कहा, फिर मुड़कर एक आयामी लहर में गायब हो गया। आर्कन सिल्क्सनो ने उस महत्वपूर्ण क्षण में निंग को मारने का फैसला आंशिक रूप से राज्य की खातिर किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, वह जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था।
वह समझता था कि अगर निंग जिंदा रहा तो वह हार्ट कला के 12वें रुख में जल्द ही महारत हासिल कर लेगा। तब तक दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत कम रह जाएगा। उनके बीच पहले से ही एक झगड़ा चल रहा था। अगर निंग अपने दांवमंज में नाकाम रहा तो निंग का मरना तय था। अगर वह मरने से पहले पागल हो गया जबकि आर्कन सिल्क्सनो खुद को जिंदा रख पाएगा तो उसने अनगिनत युगों में जो शक्ति की नींव रखी थी उसे पागल निंग पूरी तरह से मिटा सकता है। अगर निंग दांवमंज में कामयाब हो गया तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे, इसलिए उसे निंग को तुरंत मारना पड़ा। खजाना लेना तो बस एक गौण लाभ था। अफसोस हेगेमोन ने उसे रोक दिया था। हेगेमोन ब्राइटशो ने आर्कॉन सिल्क्सनो को जाते हुए देखा, न तो उसका पीछा किया और न ही उस पर हमला किया। आर्कॉन सिल्क्सनो को मारना कोई आसान काम नहीं था। हेगेमोन का विशालकाय आकार धुंधला होकर एक मानव आकृति में बदल गया। वह अपने सामान्य रूप में लौट आया, बर्फीले वस्त्र पहने, सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति के, जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे। उसने हाथ हिलाकर नॉर्थवो तलवारें, एस्टेट वर्ल्ड कवच और निंग द्वारा छोड़े गए अन्य खजानों को इकट्ठा किया। उसने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया, क्या इन खजानों का वाकई अभी भी कोई मालिक है? डॉलर डार्कनॉर्थ वास्तव में मरा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई प्राइमल ट्विन हो? हेगेमोन ब्राइटशो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे निंग से थोड़ा अफसोस हुआ कि वह उसे बचा नहीं पाया, लेकिन अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसके पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। चूंकि वह मरा नहीं है तो उसका अवतार वास्थेवन पैलेस में होना चाहिए। मैं वहां जरूर जाऊंगा। हेगेमोन ब्राइटशो ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पेसटाइम को चीरते हुए वास्थेवन पैलेस की ओर चल पड़ा।